अच्छी चीज है, प्राउड की बात है कि इंसान जो सीख ले वो अपने तक ना रखे, वही इंसान भी कहलाता है कि अपने तक ना रखे, दूसरों को शेयर करता है चीजें, तो ये बहुत अच्छी बात है। रियली ये रुतबा कितना लहू मांगता है और उनको हमारा धंधा बड़ा आराम करता है। जो कि 8 जुलाई 2017 में आपने एक पोस्ट नॉर्मली डाला था कि हाँ मैं हार गया लेकिन जीत तो उनकी थी। है। जंग में मंजिल पर लोग आके गए और प्लीज प्लीज उस तरीके से सोचिए। कुछ शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए, मैं जहां आज न पहुंचूं वहां कल जाऊंगा। Celebrating Success Mirror Program 2024, let's gateway to understand the patriotic healthcare. Today we are honored to have Dr. Shaikh Azam sir as a pediatrician and neurologist. We will discuss the unique rewards and challenges of caring for the youngest and younger patients. Let's dive into how their work shapes the foundation of healthy lives for the children. I have a small quotation for you, sir. बहुत छोटी सी लाइन है कि बच्चों की दुनिया खुशियों का जहां, बच्चों की दुनिया खुशियों का जहां। शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को जो मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चों की दुनिया खुशियों का जहां। डॉक्टर शाइक आजम सर के साथ मिलकर करेंगे ये बयां कि डॉक्टर शाइक आजम सर के साथ मिलकर करेंगे ये बयां, नन्हे फूलों की सेहत है सबसे अहम सफर, कि नन्हे फूलों की सेहत है सबसे अहम सफर। आइए सुने इनकी बातें, दिल को जो छू जाएंगी हर नजर, जो दिल को छू जाएंगी हर नजर। तो डॉक्टर सर, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं खुद को। दिस इज मी शैला फैजी, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सर सिराज अहमद सिद्दीकी सर, and I am very much I'm feeling very much honored, I'm feeling very much lucky to be in front of you, to be the part of future group and to be a student of Sir Siraj Ahmed Siddiqui sir. So please clap for sir once again. So हम सारे लोग यहाँ पे हैं, बस छोटे छोटे कुछ ही सवालात करेंगे सर आपसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। उम्मीद तो नहीं है। फिर कंटिन्यू। जी सर, बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे ही छोटे सवाल करेंगे क्योंकि हम उस मकाम तक अभी तो पहुंच नहीं पाए कि आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी से कुछ सवाल कर सके या फिर आपके सामने बैठ सके, लेकिन थैंक्स टू सर कि हमें मौका दिया आपके सामने बैठने का। सो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि शायद आपको बहुत कुछ याद भी दिला दे। So, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, what inspired you to become a doctor, to go in a medical line? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिराज सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सर को मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इस नाचीज़ को याद किया कि आके मैं थोड़ा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। और रही बात आपके सवाल की कि मुझे क्या इंस्पायर किया, तो ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि जब मैं डॉक्टर बनने की सोचा तो कुछ ऐसे बहुत क्लियर कट एक होती तस्वीर होती है कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ। तो जब मैंने डिसाइड किया था तो वो मेरा पैशन नहीं था या मेरा एक ऐसा ख्वाब नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। चूंकि मैं एक ऐसी फैमिली से था जहाँ पे इस तरीके का कल्चर था कि पढ़ाई और इन सब चीज़ों से वाबस्तगी ज़्यादा थी और मैं थर्ड जनरेशन हूँ, प्राउड थर्ड जनरेशन कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं मौलाना हकीम इलाही बख्श की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने जामिया रबिया हिल उलूम की उन्होंने बुनियाद रखी थी। और इसलिए शायद वो सिलसिला चला था और मेरे फादर जो थे, मेरे वालिद थे, वो भी चाहते थे कि उनके सारे बच्चे जो है एक अच्छे अच्छे मकाम पे हों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी तरफ से आई थी कि वो एक अपने अपने बच्चों को, अपने कई सारे हम 7 भाई हैं, उनमें से किसी को भी वो चाहते थे कि डॉक्टर बने, हर फील्ड में है, आलिम हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, मेरे भाई बिजनेसमैन भी हैं और मैं छठा हूँ अपने अपने सिबलिंग्स में। तो एक भाई ऑलरेडी मेरे डॉक्टर बुजर जो डेंटिस्ट हैं वो भी चूंकि एक डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि और भी कोई हो, तो उन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके से फोकस किया था। तो बेसिकली एक माहौल बनाया गया था मेरे लिए कि मैं इस डायरेक्शन में सोचूं। तो
एक इंस्पिरेशन ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जैसे मैंने अपने भाई को देखा था कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था अपने उस चीज को अचीव करने के लिए, एक डॉक्टर बन पाए थे वो, तो वहां से चीज स्टार्ट हुई थी। और एक अपने मैं फादर के ख्वाब को जी रहा था बेसिकली, तो इस तरीके से मैं इस डायरेक्शन में जा पाया। बाकी चीजें आगे बाद में मैं डिस्कस करूंगा। So as you are the doctor, and we know that doctor is the second form of God, and how the doctor is important for our life, how this saves our life. So sir, I have one question to you, that when you become the doctor, from your experience, the doctor has a more experience than all other the persons. So sir, what was the difficult or memorable moment or a treatment which you served to that child? And when on that time you also become the emotional, that how means I save this life, the child of that life. Of course, there comes many instances when you are practicing medicine. There will come a lot of challenges. Uh, I remember one patient came. He was, I think, 1 year old, and he came to our hospital, which was very much unconscious. He was not properly breathing, and you can feel the plight of his family members. आपके पास एक बच्चा है और सही से सांस नहीं ले पा रहा हो, होश में नहीं है पिछले कई दिनों से। और आप जब सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है जब बच्चे कोई आते हैं आपके पास एक डॉक्टर के पास, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स होती है उनको टैकल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है। और जब हम उस किसी भी पेशेंट होता है, चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, लेकिन स्पेशली बच्चों को जब आप ट्रीट करते हैं और उसके बाद जब बच्चा ठीक होता है, तो वो बहुत रिवार्डिंग लगता है। क्यों? क्योंकि फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके घर वालों को जो खुशी होती है वो बहुत बेइंतहा होती है। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो पिछले 10-15 दिन से उसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। और इस तरीके के पेशेंट जो हम लोग अपनी पीडियाट्रिक्स जो एज ए स्पेशलिटी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसकी सबसे सीरियस पेशेंट माना जाता है कि कोई बच्चा अपना होश खो बैठा है ना। तो वो उस कंडीशन में आना, और जब हम खुद जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो, है ना, 2 out of 10, 3 out of 10 विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, है ना। तो वहां से उस बच्चे के साथ जब हम लोगों ने मेहनत किया और डे 3 डे 4 में थोड़ा सा उसका मूवमेंट आना शुरू हुआ, और फिर डे 7 डे 8 तक होते होते वो प्रॉपरली आंख खोल के पहचान सकता था। फिर 15 डेज 20 डेज के बाद वो सुनना शुरू किया, मतलब रिस्पॉन्स करना किया साउंड को। और फिर आफ्टर 1 month ही वॉज प्रेजेंट एट आवर हॉस्पिटल फॉर 2 long months, बट आफ्टर 1 month वो चलना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी रिकवरी हुई। तो हम लोग अपने सामने बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं जहाँ पे हम मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व होने के बाद भी बहुत लिमिटेशंस है ना। हम लोग गॉड नहीं हो सकते ना, हम एक मीन्स हैं, सोर्स हैं एक चीज को सही करने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जरिया हैं हम लोग। तो कई बार हम लोग बहुत बेबस महसूस करते हैं। बहुत सारे क्रिटिकली पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं हमारी आंखों के सामने, हमें आउटकम पता होता है कि ही इज नॉट गोना सर्वाइव फॉर सो मच टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके जो ये इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, आप 10 में 2 ही पेशेंट आपके हाथ से, आपके मेहनत से अगर बच पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत होता है। आई थिंक वो एक पेशेंट ऐसा है, आज भी उसके घर वाले कांटेक्ट में हैं, और वो जब आते हैं, जब हॉस्पिटल में था जब आते थे तो वो बड़े अच्छे से मिलते थे, और ये बहुत रिवार्डिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए जब हम लोग हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Thank you, sir. Sir, may I know that what is the reasons that you become as a pediatrician? As we have so many streams in a doctorate, we can be as a cardiologist, neurologist. Sir, what is the reason that you become as a pediatrician? See, in medical field, sometimes you choose some specialty not because you want to be, है ना। तो मैं पीडियाट्रिशियन, ये फैक्ट है, इसमें कुछ मैं डॉक्टर बनना चाहता था, सो मैं बना। एमबीबीएस करने के बाद एक आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देना होता है ना, पीजी एग्जाम देना होता है। फर्दर अगेन वो काफी टफ होता है, देन लॉट ऑफ ग्राइंडिंग, है ना, वहाँ होती है, और फिर आप उसको क्रैक करते हैं एग्जाम को, फिर वहाँ रैंक आपकी आती है, फिर उस रैंक के हिसाब से आपको मौका मिलता है स्पेशलिटीज को चूज करने का। तो पीडियाट्रिक्स वाज वन ऑफ माय चॉइस, बट इट वाज नॉट माय टॉप प्रायोरिटी। बट एट द एंड मुझे सर्जन नहीं बनना था, एक चीज मुझे क्लियर थी, मुझे फिजिशियन बनना था। तो मैंने उसमें कुछ होता है कि आप सॉर्ट करते हैं कि आपको इस रैंक पे क्या चीजें मिल सकती हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी
at that time of counseling I chose pediatrics and I have become pediatrician. दैट्स वेरी नाइस, वंडरफुल सर। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं वाकई। सिर्फ मैं नहीं बल्कि सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के बच्चे ही नहीं, शायद पूरे मुबारकपुर के लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि मुझे याद भी है, मैंने सुना भी है ऐसा कि आपकी वजह से ही बहुत सारे बच्चे इंस्पायर्ड भी हुए हैं। लेकिन आपने स्टार्टिंग में जब मैंने पहला क्वेश्चन किया था तो आपने जवाब दिया था कि इट वाज द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, यानी आपके फादर का ड्रीम था कि आप डॉक्टर बने। बट कुड आई नो कि व्हाट वाज योर ड्रीम, कि आप क्या बनना चाहते थे अपनी लाइफ में? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स खुद ऐसे हैं जो कि मुझे कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर बनना था, बचपन से कहा जाता था कि डॉक्टर बनना। और शायद यहाँ पे बैठे हुए तमाम जितने भी ऑडियंस है, लगभग सभी ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं तो मैं डॉक्टर बनना या इंजीनियर या टीचर, दैट्स इट, उसके आगे नहीं जाते। लेकिन क्या मैं ये जान सकती हूँ सर, व्हाट वाज योर ड्रीम, कि आप क्या रियली बनना चाहते थे अपनी लाइफ में? अगेन बहुत टफ क्वेश्चन है। सी अगर किसी को क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि उसको क्या बनना है तो वो बहुत लकी है ना। मैं लकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को उस टाइम पे पता चल जाए, आई मीन कोई 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, उस टाइम पे अगर वो ये सॉर्ट कर पा रहा है कि मुझे, है ना, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, लॉयर, जो भी XYZ, तो वो बहुत लकी है क्योंकि उसके आगे उसकी लाइफ में अब वो उस डायरेक्शन में मेहनत कर सकता है और अपने पेरेंट्स को उस तरीके से वो मनवा सकता है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ये आप इसके बारे में सोचें, ये ऐसी फील्ड है, इसमें फला फला लोग सक्सेस हुए हैं और मैं भी वही परस्यू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं जब उस टाइम पे था तो मेरे जहन में एकदम ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट कह सकता हूँ अपने आप को। बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं, हो सकता है कि किसी क्लास में टॉप कर दिया हो, तो मैं उस तरीके से जज नहीं करता। मैं एक ओवरऑल एक जर्नी को मैं जज करता हूँ, मैं एक ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करता हूँ। तो मैं एक हमेशा से एक एवरेज या एवरेज स्टूडेंट कह सकता हूँ खुद को। तो उस तरीके का स्टूडेंट था जो मैं प्रेजेंट में उस टाइम जीता था। और मैं आज भी मैं अपनी लाइफ में एक चीज बहुत सॉर्टेड रखता हूँ कि मैं अपने करंट जो मेरा प्रेजेंट है मैं उसी में जीना पसंद करता हूँ। बहुत लोग बहुत तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं या अपने टारगेट सेट करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है और मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ और मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से उस टाइम पे भी मैं यही सोचता था कि मैं अभी 9th क्लास में हूँ तो मुझे 9th क्लास अच्छे से करना है, मैं 10th क्लास में हूँ तो मुझे 10th क्लास में अच्छे से करना है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली अपने स्कूलिंग के बारे में बता दूं, शायद आप लोग पूछें भी तो मैं भी बता देता हूँ कि मैं मल्टीपल स्कूल्स में रहा हूँ। जैसे मेरी शुरुआत तो मदरसे से हुई थी, जामिया अरबिया उल उलूम से, और मैं 3rd 4th क्लास में फिर मैं उर्दू मीडियम से हिंदी मीडियम में गया, संदेश पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैं इकरा में गया, इंग्लिश मीडियम में, तो मैं जम करता रहा। फिर उसके बाद चिल्ड्रन में गया, 3 साल मैंने वहाँ स्टडी किया। फिर देन मैं उस टाइम पे 9th क्लास में अलीगढ़ का एंट्रेंस दिया था यूनिवर्सिटी का, जो अगेन वो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम अलीगढ़ जाना चाहिए, तुम शायद तुम कर सकते हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट मैं ये जानना चाहती हूँ आप क्या चाहते थे? वही मैं बता रहा हूँ अभी। मैं मेरा कंक्लूजन मैं अभी लास्ट में बोलूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि मैं जब वहां गया 9th 10th में तो भी मैं 9th 10th को ही कर रहा था। फिर 11th क्लास में जैसे होता है कि भाई अलीगढ़ गए हो तो शायद वहाँ मेडिकल का थोड़ा ज्यादा ये रहता है कि आपको मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। तो और उस टाइम पे कुछ कभी कभी 2-3 साल में कुछ एक लोग सिलेक्ट भी हो जाते थे MBBS में। आज का माहौल अलग है, आज 5-5 8-8 लड़के सिलेक्ट होते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मैं भी कहने की वजह से चला गया। लेकिन हाँ, उस टाइम पे एक चीज मुझे पता थी कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि और सब्जेक्ट बुरे लगते थे, हाँ बुरा कुछ लगता था तो सोशल साइंस बुरा लगता था। और मैं बहुत खुश था जब मैं 10th क्लास में एग्जाम देके आया था तो कि अब इसे मुझे नहीं पढ़ना है आगे अपनी पूरी लाइफ। तो फिर 11th क्लास में जब मैं गया ना तो बायो के साथ जब मैं कंटिन्यू किया, तो जब मैथ्स चली गई मेरी लाइफ से तब मुझे उसकी बहुत स्ट्रांग अर्ज हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया, कि मुझे मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इंक्लिनेशन मेरा IIT की तरफ होना चाहिए था या मुझे समथिंग टुवर्ड्स मैथमेटिक्स होना चाहिए था मेरा। तो उस टाइम पे मैं छोड़ दिया था अलीगढ़। मैं ये भी बता रहा हूँ कि बीच में मैं छोड़ छाड़ के सब घर आ गया था कि अब मुझे नहीं जाना है। 11th क्लास में मैं 15-20 दिन था। और फिर उसके बाद उस टाइम पे मुझे मेरे भाई जो डॉक्टर बुजर है उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी समझाई थी कि तुम कुछ भी बन जाओ लाइफ में, लेकिन एक चीज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम अपने घर वापस आके रह सकते हो। और इतना हार्ड हिट किया ना मेरे को कि उस टाइम पे मुझे लगा कि यस हाँ मैं यही बनना चाहता हूँ। फिर मैंने सारी चीजों को किनारे कर दिया कि मैं घर लौट के आ सकता हूँ, मैं अपना मतलब डॉक्टर बन सकता हूँ अगर, तो मैं अपने घर के पास अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों के बीच में मैं कुछ कर सकता हूँ, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता हूँ, मेरी जिंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी।
तो एक ये सोच थी, तो वहां से मेरा जो 11th क्लास में जो एक तरीके से मेरा जो विजन था कुछ क्लियर हुआ, जो होता है ना कि धुन थोड़ी सी हटनी शुरू हुई। हाँ। तो वो जर्नी थी, फिर मैंने उसको परस्यू किया, फिर आगे मैं एंट्रेंस के लिए गया और फाइनली मैं इसमें इस फील्ड में आ अल्हम्दुलिल्लाह पाया। आप इस पोस्ट पे पहुंच गए। लेकिन सर अभी आपके आंसर से मुझे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि आप उसमें गए एंट्रेंस 11th में जब गए तब आपके ब्रदर ने जो कि डॉक्टर हैं डॉक्टर अबूजर सर सो उन्होंने आपसे कहा कि आप घर आके रह सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है और शायद ऑडियंस का भी मानना है कि डॉक्टर की लाइफ बहुत हार्ड होती है और वो उनकी जो वर्क होता है वो 24/7 होता है। तो इस केस में घर पे आके रहना ये मुझे नहीं समझ में आया सर थोड़ा सा, क्योंकि सारे लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर अगर हम बन गए तो फिर उसके बाद 24/7 हमें सर्विस देनी है, क्योंकि डॉक्टर बनना ये हमारा विजन तो नहीं होना चाहिए ना कि अर्निंग हो या फिर कुछ और हो। हमारा विजन तो क्लियर होना चाहिए कि हमें सोशल वर्क करना है डॉक्टर बन के, क्योंकि ये कहा भी जाता है, जैसे वैष्णवी ने अभी बताया कि गॉड का सेकंड फॉर्म होते हैं डॉक्टर। सो फिर तो उनको 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर मुझे नहीं लगता कि घर पे आना इस पोस्ट में अच्छी चीज होगी। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको एक स्ट्रेस में आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ, आप किसी भी फील्ड में हो, जी बिल्कुल। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप 36 आवर्स लगातार आप वो काम करते रहें? नहीं सर, ऐसा तो कोई by भी chance हो XYZ आप में से सकता कोई भी हाँ, ऐसा है? ऐसा हो नहीं सकता। 36 आवर हो गया या 48 आवर्स हो गया, ऐसा आपने सोचा है कभी कि आपको अच्छा लगेगा ये करते हुए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो यही तो है, यही तो प्लाइट है डॉक्टर्स की, कि जब वो रेसिडेंसी इन द सेंस जब आप पीजी के प्रोग्राम्स में जाते हैं, जब आप जी। MD या जो मैंने DCH किया है या इस तरीके के जो भी हाँ। पोस्ट MBBS, जब आप रेसिडेंसी आपकी स्टार्ट होती है, असल लाइफ तो वहां पे स्टार्ट होती है। आपकी जो ड्यूटीज लगाई जाती है ना, वो 36 आवर्स स्ट्रेस में होती हैं, है ना। आपको सोने का मौका नहीं मिलेगा, आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा। आप ठीक है, आप किसी कॉज के लिए वो चीज कर रहे हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दिस आपकी मेंटल हेल्थ का कुछ पता नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ का कुछ पता नहीं है, आप अपने आप को भूल चुके हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप झल्ला जा रहे हैं कि 2 मिनट वो बात जी करने सर को चाह रहे बिल्कुल हैं। यही क्वेश्चन मेरा था। तो आपके भाई भी तो एक डॉक्टर ही है हाँ। तो उन्होंने आखिर क्या ये बात सोची कि आप घर पे आके रह सकते हैं बीइंग अ डॉक्टर? मैं आंसर कर रहा हूँ उस चीज का। होता क्या है कि नो डाउट कि रिवार्डिंग फील्ड तो है ना। जी, एट द एंड बिल्कुल ऑफ द सर। डे हर इंसान वो चाहता है कि वो जब अपनी जिंदगी में किसी चीज को हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है, उसको मेहनत कर रहा है उसके पीछे, तो वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि वो उसका एक घर हो, है ना, जी बिल्कुल। उसके जो बीवी बच्चे हैं या उसकी फैमिली है उसका वो थोड़ा अच्छे से ख्याल रख सके। जी बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे मनी भी इम्पोर्टेंट चीज होती है, ऑफ कोर्स सर। लेकिन ये है कि हम उसको प्रायोरिटी उतनी नहीं देंगे जितना लोग आज के टाइम में दे रहे हैं। आज की तो पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो चुकी है ना, हम ब्रांड के पीछे भागते हैं ना, कोई चीज वैल्यूज की बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल हम हर सर। चीज पे प्राइस टैग लगाते हैं। हमारे डिस्कशन भी वैसे हो गए हैं ना, Of ब्लैकबेरी course, अरमानी की बात चलती है, आईफोन की बात चलती हाँ। है, लेकिन हम अपनी लाइफ से रिलेटेड जो हमारी लाइफ होनी चाहिए, हमारे डे टू डे हमारे कंसर्न होने चाहिए, उसको सही कर रहे हैं, उसके बारे में कम बात होती है। लेकिन हाँ, फलाने ने वो लिया है तो मुझे भी चाहिए, इस तरीके के बहुत ज्यादा चलती हैं। ये सब में है, लड़कों के अंदर है, लड़कियों के अंदर है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब एक डॉक्टर बनने के बाद जो यहाँ पे आने का रहा सवाल, तो वो इसलिए है कि हम मेहनत तो करेंगे, चाहे यहाँ है चाहे कहीं और रहें। जी बिल्कुल। एक डॉक्टर बनने के बाद आपकी लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, है ना। हाँ, it is आपको very जगना hard. है, आपको एनी टाइम आपको कॉल अटेंड करनी है, आप भाग नहीं सकते अपने आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वो मैं बाहर रह के क्यों करूं, है ना। मैं वो चीज बाहर भी करनी है, वो चीज यहाँ भी करनी है, घर के पास भी करनी है। तो मैं तो प्रिफर करूंगा ना। सब लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि कम से कम मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। जी, मैं किसी बिल्कुल बड़े सर। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकता हूँ, है कि नहीं। हाँ। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में कोई भी XYZ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर कोई अपने टाउन को, अपने होम टाउन को या अपने बर्थ प्लेस को चूज कर रहा है, तो वो यही सोच के कर रहा है कि वो कुछ टाइम अपने फैमिली वालों के साथ रह सकेगा। ठीक है, वो बिजी रहेगा, वो एनी टाइम उसको अवेलेबल रहना होगा,
लेकिन घर लौट के अपने घर वालों के साथ खाना तो खा सकता है, उनके साथ बातें तो कर सकता है, अपने बिल्कुल सर। दुख दर्द को शेयर तो कर सकता है। बिल्कुल ऑफ तो कोर्स ये सब चीजें हैं जो मायने रखती हैं और रखनी चाहिए। यही तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि आप क्वालिटी टाइम निकाल सकें अपने बिजी शेड्यूल से, जी तो ये बिल्कुल। पर्पज है। क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने निकाल के हमें दिया, तो उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमें याद किया एटलीस्ट। सो दूसरा क्वेश्चन मेरा कि आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे छोटे बच्चे आते होंगे, इंजेक्शन से डरते भी होंगे कुछ बच्चे, अक्सर सारे ही बच्चे डरते होंगे। सो बहुत सारे शरारती भी होंगे, कभी कभी आपके कैबिन में आके बहुत सारी शरारत भी की होंगे। सर क्या आपने कभी अपने बचपन में ऐसी कोई शरारत की है जो आप शेयर करना चाहते हो हमसे, आज तक कभी आपने शेयर ना की हो? शरारतें तो मतलब ऑब्वियसली ये तो हमारे बचपने का पार्ट होता है, और उसके बगैर बचपना भी क्या ही बचपना है। तो हर कोई करता है अलग अलग लेवल की, तो ऐसा कुछ बहुत पर्टिकुलर चीज तो याद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा याद नहीं है कि कुछ ऐसा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वाला तो कुछ ऐसा याद नहीं है। बट हाँ मतलब लड़ाइयाँ सिबलिंग्स में जो होती हैं वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप किसी के ऊपर कुछ चला के मार दिया, किसी को पेन से मार दिया, कुछ कर दिया, इस तरीके की कुछ छोटी मोटी चीजें जो याद हैं, लेकिन मैं नहीं लगता कि कुछ ऐसा बहुत खास है कि मैं उसको इस तरीके से डिस्कस करूं। ऐसा कुछ मतलब ऐसा भी तो याद नहीं आ रहा। अच्छा सर, एज अ चाइल्डहुड जो कि सबसे मतलब एक इंसान का जो कभी फॉरगेट नहीं कर सकता, रिमेम्बरमेंट पार्ट होता है, तो सर चाइल्डहुड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट in that childhood we go to school also. So what was the role of your teachers? How they react to with you just when you do any naughty works or when you irritate to your teachers? So what was the reaction of your teacher? Reaction for what? So just when you do any naughty works, what you means some do fight with your batchmates and classmates? आई वॉज नॉट दैट मच नोटी कि मैं बहुत नोटिस किया जाऊं। हाँ बट हाँ कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे कुछ मैं चिल्ड्रन कॉलेज में था, तो एक बहुत बुरी याद है जो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट हूँ, बातें होती रहती हैं इन सब चीजों में, लेकिन वहां पे एक चीज ऐसी हुई कि मैं थोड़ा जैसे एक पीरियड खत्म होता है तो आप दूसरे पीरियड के बीच में आप कुछ शरारतें करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो उस टाइम में कुछ अलग तरीके की होता है ना, आवाज निकालना टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर कलीग्स, और इस तरीके की कुछ चीजें चल रही थी। तो टीचर वाज पासिंग बाय एंड शी नोटिस मी, देन वो आई और बस उसके बाद क्या ही था। प्रिंसिपल के ऑफिस काट रहे हैं और वही है, तो सॉरी स्टेट कहीं ना कहीं आप इस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस भी हुए हैं। बट ये है कि ज्यादातर टाइम ऐसा नहीं हुआ है। मैं एक सीधे साधे बच्चे की तरह मैंने अपनी क्लासेस गुजारी हैं, और बहुत ड्रामेटिक कुछ ऐसा एक बार हुआ था तो मैंने वो आपसे शेयर किया, अदरवाइज ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। सर एज आपने बताया कि आपने मतलब आप एक सीधे साधे स्टूडेंट रहा है, तो सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, 10th स्टैंडर्ड की हूँ, तो सर मैं जान सकती हूँ एज मैंने क्लासेस को बंक किया है, इवन मैं क्लासेस भी नहीं सही से करती हूँ, तो सर क्या मैं अपनी लाइफ में भी डॉक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है और ये मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम है। Why not? If you are bunking class for some reason, then it doesn't mean that you are not going to be a good human being or good doctor. सबके अपने अपने रीजंस होते हैं ना किसी चीज को करने के लिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं इवन 4th क्लास की बात मैं बता दूं, 4th क्लास में भी हमने क्लासेस बंक की थी। उस टाइम पे 4th क्लास में कौन बच्चा बंक करता है? लेकिन हाँ शायद ये बात शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो, बट मैं कर रहा हूँ कि हाँ मैं 4th क्लास में जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो वहां पे नीचे घर में जो सीढ़ी के नीचे कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहां पे बैग छुपा के भाग गए हैं और 5 घंटे बाद आएंगे, फिर उसके बाद बैग लेके ऊपर चले जाएंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसा भी हुआ कि पकड़े गए हैं, और फिर उसके बाद जो हमारी सेवा होती है वो भी हुआ है। तो सर छिपाई नहीं जाती, मतलब आज तो बता दीजिए सर। तो ठीक है, मैं घर की बात बता रहा हूँ ना कि मैं स्कूल नहीं गया था, मैं मतलब मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं था। अभी आपने पूछा था कि स्कूल में कैसे, जैसे इन्होंने कहा था, तो वो स्कूल की बात तो वैसे कुछ नहीं था, घर में ऐसे हमने किया। और बंक हाँ फॉर गुड रीजन भी किए मैंने। जैसे मैं जब 10th क्लास में था, 9th क्लास में था, तो 9th 10th जो मेरी लाइफ का 2 ऐसे साल है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मतलब मैं जब अपनी जर्नी को देखता हूँ एज ए स्टूडेंट, और आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अब मैं पहले क्लास की बात करता था, तो 9th 10th को मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त मैं अलीगढ़ पहुंचा था, तो नई एनर्जी के साथ मैं वहां गया। जब क्योंकि एक चीज तो मुझे पता थी कि मुझे घर रह के नहीं पढ़ना है, ये मुझे 7th 8th क्लास में बहुत
मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि शायद बाहर निकलना चाहिए, शायद बाहर जाके पढ़ना चाहिए। तो जब वहां गया तो मैं पढ़ता था, तो उस टाइम पे जब मैं क्लासेस पूरी अटेंड करता था, मैं बंक नहीं मारता था। लेकिन जब एग्जाम क्लोज आता था, जब क्योंकि प्रिपरेशन इतनी लंबी नहीं होती है ना, 10 डेज आपको जी, मिलते हैं बिल्कुल हार्डली सर। प्रिपरेशन के लिए बोर्ड के एग्जाम। तो वहाँ 9, 10, 11, 12 चारों साल बोर्ड होते हैं। तो एक मंथ पहले तक अटेंडेंस वहां पे 75% मस्ट है। तो आपकी अटेंडेंस 90 प्लस चल रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं आखिरी के 20 दिन बंक मारना। आप सारी चीजें कवर कर चुके हो, आपको रिवीजन चाहिए, मल्टीपल रिवीजन चाहिए। जी तब सर। उस टाइम पे हाँ मैंने बंक किया है, मैंने फॉर अ गुड रीजन बंक किया है। हाँ पहले मैं घर पे जो मैं छोटी क्लासेस में वैसे भी बंक किया हूँ कि आज मन नहीं है तो नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। हाँ। हाँ बाद में ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में बंक किया है, तो वो भी किया है। तो वही कर रहा हूँ कि रीजन अलग टाइम पे अलग हो सकते हैं। तो आई थिंक कि कुछ ऐसी बुरी बात नहीं है बंक करना, बट हाँ एक लिमिट में होनी चाहिए। मेरी तरह नहीं कि आप 4th क्लास में आप जो है 20 दिन गायब हो गए और फिर उसके बाद स्कूल से आपको पूछा जा रहा है, घर आपके गार्जियन को बुलाया जा रहा है कि आपका बच्चा तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन बच्चा तो रोज निकल रहा है टिफिन लेके और बैग लेके। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यू डोंट आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन, बट हाँ कभी कभी क्लासेस गोल करना कोई बुरी बात नहीं। हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। जैसे आपने सर बताया कि आप सबसे पहले अशफिया या फिर यालुम से पढ़े, उसके बाद देन संगरेज में गए, देन एक लेवल और बढ़ा इंग्लिश मीडियम इकरा, उसके बाद आप चिल्ड्रन में गए, देन उसके बाद आप अलीगढ़ में गए। सो सर ये जो जर्नी आप पास आउट की है, यानी कि हमारे पेरेंट्स और लोगों का क्या कहना होता है कि तुम एक दो स्कूल में पढ़ो, वहां पे टीचर का समझना रहेगा, समझोगे ठीक है चल जाएगा आगे। बट इफ यू आर जस्ट चेंजिंग द स्कूल टाइम टू टाइम, सो इट इज वेरी हार्ड। सो क्या आपके लाइफ में कुछ अफेक्ट पड़ा था स्कूल चेंज करने की वजह से, कुछ टीचर का इम्पैक्ट पड़ा या फिर कुछ ऐसी चीजें जो डिफिकल्ट हुई आपको समझने के लिए, कुछ ऐसे टीचर्स फेस आउट हुए जिनको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ? ऐसे टीचर को तो समझना डिफिकल्ट नहीं फील करता था। जब बहुत छोटे होते हैं तो उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जब आप थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं, जब अपनी लाइफ में थोड़ा क्लास बाय क्लास जब आगे बढ़ते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में अच्छे से आती हैं। हाँ स्कूल मैं बाई चॉइस तो नहीं बदल रहा था, है ना। वो तो वो एक जर्नी ऐसी होती चली गई कि मतलब पहले लगा कि हाँ अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना चाहिए, तो अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं एक मदरसे में गया और वहां से मैं पढ़ा हूँ। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि इसको इस स्कूल में डालना चाहिए, तो उन्होंने वो फिर एडमिशन मेरा कहीं और कराया। फिर उन्हें लगा कि इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको कहीं और देखना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में तो वो बात चल नहीं रही है, वो तो मेरे पेरेंट्स की बात दिमाग में चल रही है कि इसे हम क्या देखना चाहते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से स्कूल उन्होंने एक अच्छे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। मेरे लिए टफ, ऑब्वियसली टफ होगा, किसी के लिए भी टफ होगा। आप उर्दू मीडियम से हिंदी मीडियम में जाते हैं ना, आपको अचानक से सारा है ना मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया जाता है, तो यू विल स्ट्रगल अ बिट ना। उसके बाद आप हिंदी मीडियम से आपको फिर इंग्लिश मीडियम में डाला जाता है, तो फिर अगेन आपको वो साइकिल चलेगी। अगेन आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ आपको धकेल दिया गया है पूरी तरीके से, तो जहां पे आप कहीं ना कहीं अनईजी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे आप उसको बार बार आप उसमें कोशिश करते रहते हैं, तो यू इम्प्रूव डे बाय डे, एंड वन डे आपको लगता है कि मैं हाँ फाइनली आई बिलोंग टू दिस प्लेस। Okay, sir. As you said that after the class 8 means आप तो MU चले गए मीन्स 9 क्लास से, so ये बच्चे का एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर हमें कुछ करना है, हमें सक्सेस पाना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि सर आप बाहर रहे हैं, मतलब आफ्टर द 9 मीन्स आफ्टर द 8 you study there in MU, that is the best university as it is said. तो सर क्या ये सच है कि हमें अगर कुछ सक्सेस पाना है तो हमें बाहर ही जाके पढ़ना होगा, हम अपने घर से कुछ अचीव नहीं कर सकते या हम डॉक्टर नहीं बन सकते? सी दिस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, है ना। आज के टाइम पे क्या रिलेवेंट है और उस टाइम पे क्या रिलेवेंट था, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपको किसी अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो आप अपने कमरे में बैठ के ले सकते हैं ना। अगर आप स्कूल बाउंड ना हो, आपको अटेंडेंस वहां ना लगानी हो, तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे एजुकेटर, अच्छे ट्यूटर से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की नीड्स तो वही है, बच्चों को अपना एजुकेशन लेनी है। लेकिन आज का टाइम, और जब मैं स्कूल उस टाइम पे मैं गया था बैक इन 2007, है ना, तो उस टाइम की जरूरतें अलग थी। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके ही अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, आज भी है वो। बहुत वहाँ के जो स्कूल के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, नो डाउट अच्छी स्कूलिंग है होती है वहाँ पे। लेकिन उस टाइम यहाँ पे भी अच्छे स्कूल थे,
बट कुछ लोगों के अपॉर्चुनिटी की तलाश में कि बाहर जाएंगे तो होता है ना कि आप माहौल अलग मिलता है आपको, तो उस तरीके का माहौल के लिए भी। और उस टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, ऑनलाइन स्टडी करने का कुछ सिस्टम नहीं था, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही था। जैसे कोचिंग फॉर एग्जांपल, उस टाइम पे आप कोचिंग बाहर ही ले सकते थे अच्छी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। आज यहाँ पे ऑफलाइन भी कोचिंग मिल जाएगी, बाकी ऑनलाइन तो आप मतलब कितनी अच्छी बात है ना आज की डेट में कि आज आपको कोई नेसेसिटी नहीं है आपको बाहर जाने की या घर छोड़ के जाने की। आप घर पर भी बैठ के आज की डेट में आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I just want to know that as the student consider themselves that yeah, if I have to achieve a good mark, so there is a need of coaching. So, sir, आपका कहना है कि आपका क्या कहना है कि सच में अगर हमें अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि इट इज applicable to all the students. Sir, sorry, sir. Sir, क्या आपने कभी कोचिंग की है और Of course, I took my coachings at various stages of my life. और यहाँ तक कि मेरे फादर इतने कॉन्शियस थे कि वो ट्यूशन घर पे लगवा देते उस टाइम पे, वो काफी चलन में था उस टाइम पे, अब नहीं है उतना, तो ट्यूशन भी लिए। लेकिन हाँ, मेरे कुछ टाइम ऐसे भी गुजरे हैं 9 to 12 जहाँ मैंने कोचिंग नहीं ली है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नेसेसिटी है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज को समझ पा रहे हैं कि सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छी स्टडी है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको किताबों के साथ बैठना पड़ेगा, है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना होगा। और ये सब जो एबिलिटी होती है किसी चीज को एनालाइज करने की, है ना, किसी चीज को उस डायरेक्शन में थिंक करने की, ये बहुत छोटी क्लासेस से नहीं आती है। तो हो सकता है आपको छोटी क्लासेस में जरूरत पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको समझ में आता है कि कोई कौन सी चीज आपको क्या सूट करेगी, है ना। किसी स्टूडेंट को जरूरत होती है, स्पून फीडिंग वाली आदत हो जाती है ना। उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें हमेशा एक मैथ्स के क्वेश्चन लगाने के लिए एक टीचर चाहिए, है ना। वो मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पे आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, रख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। अरे क्या हो गया, वो नया न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला नया लगा के सॉल्व कर लो। लेकिन नहीं, उन्हें उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, है ना। तो वो अपने आप को टाइम से पहले नहीं कहूंगा, वो सही टाइम पे अपने आप को जज कर लेते कि मेरी नीड क्या है। तो गलत नहीं है कोचिंग लेना, लेकिन हाँ जरूरी भी नहीं है कोचिंग लेना, मेरा ये कहना है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खुद ऐसे सोसाइटी में देखते हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे ही बच्चे, कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स का सवाल आ जाए, मैथमेटिक्स सवाल आ जाए, तो एक क्वेश्चन टीचर बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन घर आके वेदांतु कर लेंगे, डाउट कट कर लेंगे, दैट्स इट। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हमें फैसिलिटीज मिली है तो हमें उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि खुद से मेहनत करनी चाहिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन, दूसरा तो नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। तो मेरा अगला क्वेश्चन है सर बेसिकली कि आप बताएं कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके फादर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि पढ़ना चाहिए, इवन कि होम ट्यूशन भी लगवा दिया आपके लिए। सो क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा बैरियर नहीं आया, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेटिव या फ्रेंड्स या फिर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति द वन वो मिसगाइड यू कि नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर वो आपके लिए बैरियर बने कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, या फिर वो आपको डाइवर्ट कर दिए, या फिर आपकी पढ़ाई से जेलस हुए? डिड यू फेस सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ? प्रॉब्लम्स सबकी अलग अलग होती है ना, सबकी जर्नी अलग होती है, तो सबके हर्डल्स अलग होते हैं और सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है। एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ का तो हर्डल वही था कि जब मुझे, अभी ये मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे बायो कंटिन्यू करना चाहिए या मैथ्स लेना चाहिए। एक तो बहुत बड़ा हर्डल था, मैं बहुत सफर किया था उस टाइम पे, 1 महीने मेरे बहुत खराब गुजरे थे। तो एक तो वो थी, एक वो सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, मेजर सेटबैक कहूंगा इस जर्नी में। और दूसरा ये था कि जैसे जब आप कुछ अच्छा करने लग जाते हैं, मैं 9th क्लास में वहां चले जाना, उस टाइम पे मैं पहला मुबारकपुर का स्टूडेंट था जो मैं वहां पहुंचा था। लेकिन मैं इस चीज के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, ये जब आप वो मेरे लिए वो सक्सेस नहीं थी, एक पार्ट था उसका ना, स्टेपिंग स्टोन था। आज भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल कहने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि आप सर्टेन ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करते हैं अपनी लाइफ में कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि जिस दिन शायद वो मैं अचीव कर पाऊँ तो शायद मैं समझूं उस लायक अपने आप को। लेकिन फिलहाल ये है कि जैसे आप कुछ अचीव करते जाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आप पूरा करते जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जेलस वाला पैटर्न है ना, वो आएगा। क्योंकि आज का इंसान वो इंसान के लेवल पे नहीं रह रहा है ना, वो सब एनिमल लेवल पे रह रहा है। जानवर भी एक दूसरे से जेलस नहीं फील करते हैं, लेकिन इंसान इतना गिर चुका है कि वो जेलस फील करता है। तो ये चीज तो सबके साथ होगी, और अच्छा ही नहीं, कुछ बुरा भी हो रहा हो, किसी की लाइफ में अच्छा हो रहा हो, तो उसके तनकीद करने वाले, उसके बारे में डिस्कस करने वाले लोग मिलेंगे।
तो ये खैर हमारी जिंदगी को इतना हमें उससे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, और मैंने कभी दिया भी नहीं है। और रही बात और स्ट्रगल की, तो एज ए पर्सन कोई ऐसा नहीं था जो मुझे डिमोटिवेट करे। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते बहुत है ना कि जैसे जब आप ट्राई करते हैं कि किसी कोई कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे एक्सपर्ट कमेंट्स बहुत आते हैं जिन्होंने कुछ उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं किया या उस तरीके का अचीव नहीं किया है। तो वो ये सब बात जरूर बोलते हैं कि क्या फायदा है टाइम वेस्ट करना है, कहाँ हो पाता है, लाखों में किसी का होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। बिजनेस है, बिजनेस कर लेना चाहिए, है ना। तभी जब एक घर का बड़े ही ग्रेट पर्सनालिटी की मुझे बात याद आ रही है, सोनू शर्मा। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही है, सबसे बड़ा रोग ही है ये। लेकिन सर आप इससे ओवरकम कैसे हुए? मतलब लोगों के चैलेंजेस, लोगों के जो वर्ड्स थे, लोगों के कमेंट्स थे, उससे ओवरकम कैसे हुए? क्योंकि हम भी फेस करते हैं, हमें सीखना है आपसे, आपकी मेरे लिए बातों तो से। वो सब चीजें एक तरीके से मतलब होता है ना कि एक फ्यूल का काम करती हैं, वो अंदर से और स्ट्रांग बनाने के लिए एनर्जी एनर्जी देते हैं ना। तो वो मेरे लिए मोटिवेटिंग लाइंस होती हैं कि कोई मेरी एबिलिटी पे डाउट कर रहा है तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके की चीज ये मैं अपने अंदर अ, मैंने ये पाया था शुरू से। और इस तरीके जब भी ऐसा हुआ कि शायद जो कोई डाउट करने लगे कि ये वो नहीं कर पाएगा, नहीं अब तो करना है ना, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं जहन में था। और उसी पे उसको आज भी फॉलो करते हैं कि जब किसी को डाउट हो तो ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत प्रूफ करने के लिए हम कुछ कोई चीज पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं, नहीं। मेरा तो एम्बिशन वही है ना, मेरा टारगेट कुछ उसी तरफ है। हाँ, किसी जो डाउट हो रहा था मैं और अच्छे से करूंगा ना। अब मुझे और एक कदम आगे बढ़ गया और अवेयर होकर चीजों को और अच्छे से उसको परस्यू करना है, ताकि मैं और अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ। सर ऐसा कभी कभी होता है हमारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कि हम तो मेहनत करते हैं, जितनी हार्डवर्क करनी है उतनी हम कर लेते हैं, बट जो हमारे रिजल्ट आते हैं तो वो अच्छे नहीं आते। सर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? और अगर सर हमारे रिजल्ट तो अच्छे आ भी जाते तो कभी ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम मोटिवेट करते हैं अपने आप को, एज अ सोशल मीडिया यूज करते हैं, लाइक संदीप महेश्वरी, अलक पांडे सर, लाइक वी यूज टू listen their speeches, sir. So how you motivate yourself whenever you feel like these problems? मोटिवेशन हमेशा अंदर से आना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप मोटिवेशन अगर आप संदीप महेश्वरी की वीडियो पे अगर ढूंढने जाएंगे Yes, sir. तो मिल तो सकता है, पर वो बहुत इंस्टेंटेनियस रिएक्शन Yes, होगा, yes. है ना। और उसमें मैं बुरा नहीं मानता कि आप मोटिवेशनल वीडियोस को सर्च करें और देखें। होता क्या है कि आप जब मोटिवेशनल वीडियोस देखने जाते हैं तो कुछ तरीके की चीजें होती हैं, मैंने भी फील किया है, मैंने भी देखा है। कौन Yes, संदीप sir. महेश्वरी को लगभग सभी ने सुना होगा ऑब्वियसली। मैंने भी सुना। हाँ, उस टाइम पे मैं नहीं सुना था, मैं बाद में सुना हूँ कि देखें मतलब किस तरीके की बातें करता है। तो अच्छी लगती है बातें ऑब्वियसली। हो सकता है मेरी भी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, वो होता है। हर कोई कुछ भी बोलता है, आप कुछ बोलेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। तो कोई भी, मैं XYZ कह रहा हूँ कि किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के जब वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं, देखते हैं, तो उस टाइम में को अच्छा लगता है। अगर उसको सुन के आप उसको एक्शन में बदल पा रहे हैं फौरन, तब तो वो काम करेगा। अगर आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे हॉप कर रहे हैं, Yes, sir. आप रात को 3 बजा दे रहे हैं कि मोटिवेशन और वीडियो देख लूं, तो डेफिनेटली आप और फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो बंद करेंगे, अरे यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। Yes. और फिर अगले दिन प्लानिंग करेंगे आगे की कि चलो यार बातें तो इन्होंने कही है, अब मैं प्लानिंग करता हूँ, आज का दिन थोड़ा खेल लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जब आप मोटिवेटेड फील हो, एक बहुत सिंपल फंडा है वो, चाहे आप एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन ले रहे हो जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, या आपका मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ है, तो आप उसको फौरन वर्क करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप हाई फील करें कि यस अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे एक स्टेप्स लेने चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसको एक्ट करें, है ना। उसको स्टैंड बाय पे ना डालें कि मैं कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा। वो कभी काम नहीं आने वाला, कल कभी नहीं आएगा। ये बहुत क्लीशे है बोलना, लेकिन हाँ नहीं आता है, सच में नहीं आता है। आपको उसी वक्त से सोचना पड़ेगा, उसी वक्त से आपको उसको अपनी जिंदगी में, उसको अपने अमल में लाना पड़ेगा, देन इट गोना वर्क, अदरवाइज इट वॉन्ट। सर ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे, जब मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल्स करती हूँ रील्स वगैरह, तो वहाँ पे आता है कि विदाउट शेड्यूल यू कांट बी एनीथिंग। सर आपका क्या मानना है कि सर जब कभी भी हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं, तो उसमें आता रहता है, कुछ टाइटल्स आते रहते हैं, लिखा रहता है उस पे कि या इफ यू वांट टू बी लाइक दिस यू कैन बी। सर मैंने एक बार पढ़ा था कि विदाउट शेड्यूल यू कांट बी एनीथिंग। तो सर आपका क्या मानना है कि इज रियली द शेड्यूल डिसाइड आवर फ्यूचर, दैट या इन फ्यूचर आई विल बी एज मच कैपेबल दैट आई कैन डू दिस? Means you wanna ask कि how much important is to schedule your work?
बहुत इंपॉर्टेंट है इसका अपनी लाइफ में, है ना। जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें एक जैसे MS धोनी की एक बार मैं बात सुन रहा था, द ग्रेट इंडियन कैप्टन, है ना। तो वो ये बोल रहे थे कि जब वो उसको मिस्टर कूल बोलते हैं वो, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रोसेस में बिलीव करते हैं। तो वो उनका ये कहना था कि आपको प्रोसेस में बिलीव करना चाहिए। और प्रोसेस में बिलीव करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज एक मैच चल रहा है, एंड रिजल्ट या हमारा टारगेट क्या होगा, कोई मैच खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कि हम कैसे जीत जाएं। स्पोर्ट्स में हार जीत लगी रहती है, जी बिल्कुल सो इन द लाइफ। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। लेकिन उसको हम सिर्फ यही धुन सवार है कि हमें जीतना है, हमें कंपटीशन निकालना है, हमें फलाना डॉक्टर बनना है या कोई भी XYZ बनना है, उस धुन में है, हम पढ़े जा रहे हैं, हम खेले जा रहे हैं जी। लेकिन उस टाइम पे उस वक्त की डिमांड क्या है ना, उस वक्त के हालात कैसे हैं, उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीजें को आपको अलाइन करना है अगर, तो उसको अगर अलाइनमेंट करना है तो आपको छोटे छोटे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आप एंड रिजल्ट को डिसाइड करके या उसको आपने बना दिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मैं कैसे भी पहुंचूं, तो ऐसे नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगेन अगर आप आज की डेट में देखें, सपोज मैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, XYZ नीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, हाँ। तो नीट की तैयारी करना मुझे बहुत सारा पढ़ना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो मैं फिजिक्स पढ़ते गया, मुझे बायोलॉजी पढ़नी शुरू की तो बायोलॉजी पढ़नी शुरू, एक सब्जेक्ट उठाया और मैं पढ़ता जाऊं, इस तरीके से वर्क नहीं करता है ना। आपको एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके सामने कि आपको नीट कब निकालना है, सबसे पहली चीज। अब मुझे 12 महीने में निकालना है, 6 महीने में निकालना है, 2 साल में निकालना है, या मुझे 5 साल लगाने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे इस तरीके से सोचते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को सामने रख के आप अपने जो छोटे छोटे आप टारगेट्स बनाते हैं, फिर एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं, और वही आप उसी चीज का नाम प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो करना मतलब आप कह रहे हैं कि 1 महीने में मैं इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर अगले महीने में मैं आधा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं 2 महीने में पूरा कर लूंगा, फिर मैं उसको रिवाइज करूंगा, दो महीने में फिर एक रिवीजन और करूंगा। तो इस तरीके के जब आप प्रोसेस बनाएंगे पूरी, उस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, वो आपको रिजल्ट यील्ड देगा, ना कि आप एकदम से ब्लाइंडली एकदम लगे हुए हैं किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल सर, प्रोसेस बहुत जरूरी है। और आपने अभी बात भी बोली थी प्रीवियस आंसर में कि एक्शन लेना जरूरी है हर चीज पे। किसी ग्रेट पर्सनालिटी ने भी ये बात बोली थी, एक्शन टेकर और मनी मेकर। मनी मेकर से हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो आगे अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्या जरूरत निगेटिव लेना। दूसरा सवाल सर मेरा आपसे है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पे यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और सिर्फ मुबारकपुर में ही नहीं बल्कि लखनऊ तक आपका नामो निशान फैला हुआ है, पूरा आपकी ही चर्चा है बहुत सारी जगह। और अल्हम्दुलिल्लाह से एमयू में भी आपके बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, और आपको बहुत सारे लोग जानते भी हैं। सर इस प्रोसेस में आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कौन है वो पर्सन या फिर कौन है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने आपको इतना ज्यादा मोटिवेट किया, या फिर आपको इतना ज्यादा कंसंट्रेट कराया कि आप यहाँ तक आए? किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि इंस्पायर तो आप अपने फादर और ब्रदर से हुए हैं, लेकिन क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सर आप? अगेन मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा कि एक पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और मैं उस पर डिस्कस कर भी चुका हूँ। और उसके बाद मेरे भाई उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और इन सब चीज में जो मेरा इवॉल्वमेंट जो हुआ है, जो मैं इवॉल्व किया हूँ अपने 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 पर्सोना को, मैं कैसे लाइफ को लीड कर रहा हूँ, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दूंगा, क्योंकि मैं वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब रियली इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो अलीगढ़ से निकल के जा चुके हैं, वहां से पास आउट हैं, वो रह रहे हैं, वो इस चीज को फील करते हैं। और ये मैं बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीजें आई हैं, जो मैं शायद जो भी चेंजेस आए हों, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वहां की जो तहजीब की जो बारे में बात की जाती है, अब शायद थोड़ा सा धूमिल हो चुकी हैं वो सब चीजें, थोड़ा मॉडर्न चीजें आ रही हैं, और अब के स्टूडेंट्स जो इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं वहां के कल्चर को, क्योंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो चुका है ना। लेकिन जब एक स्टूडेंट वहां जाता है ना, तो उसके बाद जो उसके अंदर चेंजेस 100% आते हैं। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगा कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 9th क्लास इन एमयू,
जैसे मैं लीव कर रहा था घर को वहाँ रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए, तो मेरे भाई मुझसे बड़े और भाई हैं, वो मुझे लेके जा रहे थे। तो जो डॉक्टर अबूजर हैं, उन्होंने कहा था कि अब ये जब लौट के आएगा, उन्हें कुछ चीजें पता थी एमयू के बारे में, उन्होंने जो सुन रखा था वो वहां से नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब अगली बार आएगा तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, गौर करना। तो मैं 4-5 महीने रह के आया था, ईद या बकरीद का मौका कुछ था, तो होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें बदलती हैं, द वे यू लुक टुवर्ड्स योर सीनियर्स, है ना, आप कैसे बात करते हैं, आपका जो लहजा होता है बात करने का ना, वो बहुत सारे बदलाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में एक माहौल है ना, एक एक स्टूडेंट के ऊपर मेहनत की जाती है। जो वहाँ नया बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है, उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपके मतलब आपको जीने का तरीका सलीका जो होता है ना, वहाँ का वो माहौल ऐसा है कि आप उसमें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज वो नहीं बताएंगे तो भी आप अपने अंदर उस चीज को असिमुलेट करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही वैसा है। तो मैं फुल क्रेडिट देना चाहूंगा अपने उस इंस्टीट्यूट को जिसने मुझे यहाँ तक बिल्ड करने में मदद की। To be a student of MU, that is a very big thing, and we know that how the MU is great. But when you selected as a court member of the MU, so sir, how was your feeling? Just how you was on that time, your feeling, and your parent was prouding to you just you selected as a court member of AMU. मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था इसका मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया था, सिंपली बिकॉज मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन ठीक है, सर अच्छी चीजें आ जाती है, अच्छी चीजों की तलाश करनी पड़ती है सर, तलाश करके हमने लाई अच्छी चीजें, और वो अफवाहें तो घर बैठे वो पता ही लगी जाती है। तो ये अच्छी चीजें जो हम इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं इसके बारे में सर। हाँ बिल्कुल, मैं अब बताऊंगा कि जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है कोर्ट मेंबरशिप, बेसिकली एक फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनिवर्सिटी में, 11 फैकल्टी हैं, तो जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है तो हर फैकल्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट का मतलब वोटिंग होती है। तो एक यूनियन का इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे आई केम आउट टू बी विनर। और मतलब एक स्टूडेंट लीडर का जो वो टैग था वो भी मैंने लिया अपनी लाइफ में, तो एक अच्छी याद है मेरे लिए। और उसका जो मैं फीलिंग पहले बताऊं, जब आप मतलब एक इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे हाइप होते हैं ना, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खासतौर से जब हम बहुत यंग टेंडर एज में हम किसी ऐसी चीज को कर रहे हैं, और वहाँ का इलेक्शन इजी नहीं होता है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री, है ना, दे बम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उनको टैकल करना वो रियली वो बहुत टफ होता है। तो जब आप वहाँ अपने आप की कैंपेनिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों अच्छे कैंडिडेट हो XYZ। तो वो सारी ग्रिलिंग होते हुए जब आप जब चीज को करते हैं, फिर इलेक्शन होता है, अनाउंस होता है, फिर आप काउंटिंग होती है, रिजल्ट होता है, अनाउंस होता है, तो जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको जो मतलब होता है ना कि एक वो फीलिंग सेलिब्रिटी वाली होती है कि आप एक लीडर इलेक्ट किए गए हो, बहुत सारे लोग आपको घेर के आपके नाम के नारे लगा रहे हैं, है ना, मतलब वो आपके लिए क्या ही करना चाह रहे हैं, वो बस आप मतलब एक फीलिंग जो इंस्टेंट फीलिंग होती है वो सेलिब्रिटी वाली होती है, बट इन लॉन्ग टर्म वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो थोड़ी देर के लिए होता है कि आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन होगा तो फिर आपसे सवाल किए जाएंगे कि आपको इलेक्ट किए गए थे, आपने हमारा काम, आप क्या परस्यू कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ चीजें हो रही हैं उसको कैसे आप हायर अथॉरिटी तक कैसे अपनी बात रख रहे हैं, कोई मेरी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, और मैंने बहुत कोशिश की, जहां तक कोशिश की, जो मेरी एबिलिटी थी मैंने उस पर कोशिश कर पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश की। और माशाल्लाह, एक बार फिर से क्लैप कीजिए सर के लिए, क्योंकि लीडर बनना बहुत हार्ड होता है और आप बने रहे ये तो बहुत ही हार्ड होता है। और सिर्फ एमयू में ही नहीं आपके नारे लगाए जा रहे थे, शायद कि सोशल मीडिया पे भी बहुत आपके नारे लगे थे। चाहने वाले तो हर जगह होते हैं। हाँ, वो एक अलग ही थी, पहचान थी आपकी, एक अलग ही सम्मान था, वो एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। रियली दैट वाज रियली अ वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर नॉट ओनली फॉर यू, रादर द कंप्लीट मुबारकपुर। हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि मुबारकपुर से ही एक ऐसी पर्सनालिटी, एक पर्सन बन के निकले, यहाँ से खेले कूदे बड़े हुए और आज लीडर की पोस्ट पे पहुंच चुके, कोर्ट मेंबर बन चुके। सो दैट इज रियली अ वेरी ग्रेट थिंग। सो वंस अगेन प्लीज क्लैप फॉर यू। सो सर कहते हैं ना कि जब कुछ बन जाओ लाइफ में, कुछ थोड़ा पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा सेलिब्रिटी, जैसे आपने बोला सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है।
So when you become the court member, so कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्राउड आ ही जाता है कुछ ना कुछ. So यू क्या वांट टू आस्क आपको अबाउट प्राउड और ईगो? हाँ ईगो वो प्राउड जो भी आप कहें अपने लफ्ज में, लेकिन हाँ लोगों के लिए ये प्राउड, लोग कहने लगते हैं कि थोड़ा सा प्राउडी घमंडी हो चुके हैं, लाइक दिस कहने लगते हैं. तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो घमंड होता है या फिर वो चेंजेस होता है पर्सन के अंदर? ये अगेन काफी डिफिकल्ट है इस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाना. लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि जब जब भी आपके पास कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, जी तो बिल्कुल सर. लीडर बनना इतना मतलब इजी टास्क नहीं होता. लोगों को लगता है कि ठीक है, आज का जो सेंस है, हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि है ना, नेता बनना मतलब पैसे बनाने की मशीन है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जाना, एक्स वाई जेड. एंड वो भी है कि बहुत सारे गलत काम करके वहां तक पहुंचते हैं. ये सारी चीजें वो अलग चीज है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है ना. Of course, कोई भी, sir. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. मुबारकपुर में कोई भी एक मोहल्ले का कोई अगर वार्ड मेंबर भी बना है नगर पालिका का, तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. जी. है ना, ही हैज टू लुक फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स. और सोल्यूशन उसका मिले ना मिले, है ना, उसको सुनना और उसके बारे में कोशिश करना. तो उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब हर इंसान का बिहेवियर नेचर अलग होता है, वो उसको कैसे परस्यू करता है. कभी कभी जी लोगों को बिल्कुल सर. कुछ 10 में से 5 लोग ऐसे भी होंगे जो उन्हें अंदर से फील आएगी, अरे यार सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ. ऐसी भी फील आती है लोगों को. मुझे नहीं आई ऐसी फील. हाँ, मुझे ये लगता था कि यार अगर कोई मेरे पास आया तो कुछ प्रॉब्लम से आया है, तो मैं कुछ अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसा होता है. अगर आप ना, आप कोई भी चीज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप 100% उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल कर पाएंगे. तो उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लगता है यार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली और मैं इसको सही तरीके से कर भी नहीं पाया. तो इस तरीके का जो सोचता है, जो इस तरीके से चलता है कि वो किस पोस्ट पे क्यों है ना, वाई अगर उससे क्लियर है कि उस पोस्ट पे क्यों है, तो वो डरेगा उस चीज को फील करने में कि मैं ही सब कुछ हूँ. और अगर ये चीज नहीं है, अगर उसे सिंपली उस पोस्ट का मजा लेना है ना, वो तो है अल्टीमेटली एक पोस्ट है ना. जी. आप किसी एक पोस्ट पे हो, आपको लोगों ने बिठाया है वहां पे वोट देके, जैसे मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ. तो अगर उसको ये फील आ रहा है तो फिर वो तो अपने आप को बड़ा मानेगा, वो उसी हिसाब से चलेगा, कुछ समझेगा नहीं लोगों को. अगर तुम जाओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं, इस तरीके का सेंटेंसेस भी यूज करते हैं. जी. और ये बहुत कॉमन है, जितने आप हायर पोस्ट पर जाते हो उतना उतना ज्यादा ये चीज होती है. हाँ, तो यही मैं कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम उसको ज्यादा समझें तो वो चीज नहीं आएगी आपके अंदर. वो सारी चीजें जो और लोग जो होती हैं वो नहीं आएंगी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो आप डाउन टू अर्थ. एक चीज और जो मुझे उड़ती उड़ती खबर आपके बारे में पता लगी, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि कुछ ही इंसान होते हैं, बहुत कम ही इंसान होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हुई है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए. और सर मैंने ऐसा भी सुना है कि आप कुछ बच्चों को पढ़ाए भी हैं कोविड की टाइम, या उससे पहले कुछ बच्चों को आपने एजुकेशन भी दी है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने दी है. सो उसका क्या रीजन था फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देने का? अगेन मैं ये कहूंगा कि ये आपकी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा, मतलब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर होता है. आप जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आप इस माहौल में रहे हैं, और आप जब थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं तो आप अपनी लाइफ को कैसे परस्यू करना चाहते हैं. तो मैं ये कहूंगा कि वो मेरा एक डिसीजन इसलिए था कि मैंने एक कोई चीज जो अचीव की है बहुत मेहनत के बाद, है ना, मैंने दिन रात लगाए हैं उसके पीछे. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उस चीज को अचीव करने में. जैसे सपोज अगर मैं 10th क्लास में हूँ, सब लोग 10th क्लास में सभी लोग पढ़ते हैं, मतलब obviously सब लोग 10th क्लास होके ही गुजरते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है. लेकिन उस टाइम पे किस तरीके से हमें स्टडी करना चाहिए ये बहुत कम लोगों को पता होता है. एक अप्रोच क्या होनी चाहिए क्लास 10 के बच्चे को, क्लास 9 के बच्चे को. ये 9-10 में चूंकि बच्चा इतना एबल भी नहीं होता, बहुत कम लोगों को किसी चीज समझ पाते हैं. मैं भी नहीं समझ पाता था उस टाइम पे, लेकिन हाँ मुझे धुन सवार थी कि मुझे अच्छे से पढ़ना है. लेकिन एग्जैक्ट अप्रोच क्या होगी वो मैं भी नहीं जानता था. तो जो चीज मैं आगे चल के जान गया तो वो तो मुझे शेयर करनी चाहिए ना. Yes, of कि course, मैं sir. जो अब नया बच्चा है, क्योंकि अगर वो चीज मैं उस टाइम पे नहीं जानता था तो ये मेरा फर्ज है एक तरीके से, मैं उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि वो बच्चा वो फेस ना करे जो मैंने किया था. Yes, उसके पास डिजायर है, अर्ज है, मोटिवेशन है, फिर भी वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पा रहा. मेहनत करने वाले भी बहुत हैं, है ना. इंडिया में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन वो डायरेक्शन सही मिली.
वो सही अप्रोच हो। मैंने ये सोच से पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को कि मैं अपने जब भी छुट्टी में घर आता था तो मैं 10 दिन 20 दिन की Yes, sir. मिलती नहीं है तो उतने दिन मैं अपना 2 घंटे 3 घंटे बच्चों को दे दिया करता था ताकि उनको फिर वो भी 9th 10th क्लास के ही बच्चों को क्योंकि वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानता हूँ। तो मैं नर्सिंग करते मैं जो उनकी क्लास है मैं शायद वहीं से आपने पढ़ा मिस हूँ कर दिया वो चीजें। और मैंने वहीं वहीं से पढ़ा है मैंने तो इसीलिए मैंने वहीं पे जाना बेहतर समझा। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसा हमारी सोसाइटी सोचती है कि जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं उन्हें उनको लोग रेस्पेक्ट चीज वो उसे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो सर क्या आपने फील किया कि हाँ अगर आपने पास आउट किया एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट में तो सर आपको क्या फील हुआ कि हाँ सच में इसकी रेस्पेक्ट है और वैल्यू है कि नहीं? इट डिपेंड ऑन द इंटेंशन। वही है मेरी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि मैं अगर सपोज मैं सॉरी सर सर आपने क्या फील किया बच्चों के अंदर कि आपने जब पढ़ाया तो ऑफ कोर्स यू हैव एक्सपीरियंस दैट बिकॉज यू आर अ टीचर एंड court members you have so many degrees so sir it maybe you have feels that yeah in actually the student are considering himself that yeah I am something and now I'm studying with a great personality so what was his reactions or experience? उनका एक्सपीरियंस तो उनका जो एक्सपेक्टेशन थी मुझसे जो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा मैं तो आज भी उसको बहुत अच्छे से उसको महसूस करता हूँ कि आज भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब भी मिलते हैं तो बड़े अच्छे से मिलते हैं उसमें और अच्छी बात ये रही कि उनमें से कई बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी मतलब नीट में भी सिलेक्ट हुए हैं कि हम मतलब मैं इससे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि कहीं पर इंजीनियरिंग की कुछ अलग अलग जगह कुछ डॉक्टर हैं अलग अलग फील्ड में हैं और कहीं न कहीं उनको ये ज़रूर फील हुआ कि हाँ वो बात फ्री ऑफ कॉस्ट वाली नहीं है, मैं अगेन वही कर रहा हूँ, वो इंटेंशन वाली बात है। मैं अगर कोई अच्छी चीज़ बताने के पैसे ले रहा हूँ तो बुरी बात नहीं है, वो उसका राइट है ना? जी बिल्कुल मैं सर। उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहा है तो ये तो उसकी बात है ना। वो उसे लग रहा है कि उसे ऐसे करना चाहिए तो वैसे कर रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ क्वालिटी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हो उसके पैसे में तो वो भी बुरी बात नहीं है। जी एट द बिल्कुल एंड सर। ऑफ द डे वी हैव टू अर्न समथिंग ना फॉर आवर फैमिली तो वो ऑफ भी चीज़ कोर्स। है। लेकिन वही चीज़ है कि आप अगर कोई चीज़ अफ़ोर्ड कर पा रहे हो फ्री में लेना, है ना? अगर आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हो किसी की हेल्प करना फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको हमेशा आगे आना चाहिए। हाँ, शायद सर जैसे आपका सपना था आईटी में जाने का, सपना नहीं मतलब आपने एक बार मतलब सोचा एक था कि अट्रैक्शन था हाँ, उस टाइम पे। तो शायद आपने पढ़ा करके बच्चों को भेज दिया, शायद तसल्ली मिल गई होगी इस बात की कि चलो मैं नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया एटलीस्ट वो तो वहाँ तक पहुँच गए। सो अच्छी चीज़ है, प्राउड की बात है कि इंसान जो सीख ले वो अपने तक ना रखे, वही इंसान भी कहलाता है कि अपने तक ना रख के दूसरों को शेयर करता है चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। रियली क्लैप फॉर सर। हाँ सर, तो मैंने एक चीज़ सोशल मीडिया से प्राप्त की थी जो कि 8 जुलाई 2017 में आपने एक पोस्ट नॉर्मली ही डाला था कि हाँ, मैं हार गया लेकिन जीत तो उनकी भी नहीं हुई। सर इसका क्या रीज़न था आपने इसको पोस्ट किया था? इसको ऐसे ही रहने दें तो अच्छा होगा। कुछ सर हम चीज़ें बड़े एक्साइटेड है इसको जानने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं तो उसको पर्सनली पूछना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं इंटेंशनली पोस्ट किया था। हाँ। शायद मुझे वो डिलीट कर देना चाहिए था लेकिन उसको पोस्ट मिल गया था। सर अभी बट डिलीट मत एनीहाउ कीजिएगा। हाँ, इसलिए एक चीज और मैंने आपको देखी थी आपने पोस्ट डाली थी आई लिव इन अ कंट्री वेयर दिस डिस्गस्टिंग स्कैप गॉड थिंग्स ऑलवेज देयर टू सरप्राइज सेम। इसका क्या रीजन था इसको पोस्ट करने का सर ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत की कंट्री से रिलेटेड बात आ गई थी तो मुझे पूछना जरूरी था इस बात को। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत रिलेवेंट है और ये आज से रिलेवेंट नहीं है। ये जब से हम मतलब मैं होश संभाला हूँ और जब से मैंने पढ़ी स्टडी की और जो जब मैं सुनता भी आया हूँ अपने सीनियर से अपने बुजुर्गों से तो ये चीज़ हमेशा रही है। इसके दो तीन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ क्या ये जो होता है कि जैसे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे मैं काम कर रहा हूँ ठीक है तो होता क्या है कि कोई चीज़ की कमी हो गई सपोज एक पेशेंट आया और उसको किसी चीज़ केयर की ज़रूरत थी ठीक है अब उसको केयर इसलिए नहीं मिल पा रही है कि फैसिलिटीज नहीं है लेकिन एनी हाउ वो बात मीडिया में आ जाती है जी ऑफ ठीक है कोर्स सर। ऐसा होता है कई बार होता है जो ये हमारे सिस्टम का फ्लाइट है मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि है एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत
दो लेवल पे चल रहा है, अभी भी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हेल्थ सेक्टर तो बहुत ही गड़बड़ है, जो रिकमेंडेड इवन गवर्नमेंट जो की जो कोशिशें होती हैं, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कोशिश कर रही है, लेकिन वो इनफ नहीं है। जी बिल्कुल और उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि WHO क्या कोट करता है कि आपका जो जीडीपी है उसका 5% आपको हेल्थ सेक्टर में ऑफ कोर्स करना वेरी गुड चाहिए। बस यही मैं कोई भी गवर्नमेंट आती है इंडिया की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो हमेशा 2.5% से नीचे रहते हैं। और हद तो ये होगी कि इनका रोशन कर दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप लेने के बजाय हम नेगेटिव स्टेप लेते हैं। तो इससे क्या कंसिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? क्या आप फैसिलिटीज दे पाएंगे? क्या जो आप सारे सब दूसरे लोगों के जो टैक्सेस दिए जाते हैं, ईच एंड एवरी थिंग से जो हमसे वसूले जाते हैं, हमारे इनकम से, हमारे जो हम कुछ भी खरीद रहे हैं उस चीजों से, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना कि उनको उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड, जैसा कि इंडस्ट्री में होता है, टैक्स लेते हैं तो सारी सर्विस देते हैं, हेल्थ केयर उनका चलता है, सब इंश्योरेंस से सब कुछ, सब उनका हॉस्पिटल के थ्रू चलता है, गवर्नमेंट उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लेकिन अभी आप यहाँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो उसमें हाई क्लास की फैसिलिटी नहीं होगी। जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो मुबारक होता है, जी बिल्कुल सर आप वहाँ पे, आप अभी भी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर आप जाके उसको, कोई ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन कितने वहाँ पे बेड्स होने चाहिए, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, और कितनी मेडिसिन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जितने भी लिखे होंगे सब ऑन पेपर होंगे। रियल में ना तो इतने डॉक्टर अगर हो भी जाए गलती से, बाकी चीजों को नहीं होंगे, है ना? तो हर स्पेशलिटी के गायनी और पीडिया मेडिसिन सर्जन सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो सब नहीं मिलती। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको उस लेवल की सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो कभी वो गलती से मीडिया में आ गया, मैं वही बात करता हूँ कि मीडिया में अगर गलती से आ जाती है, उस पर कोई रिपोर्ट कर देता है और फिर ये बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है, तो फिर होगा क्या? वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? वहाँ पे जो सबसे लो लेवल का बंदा होगा, जो सबसे जूनियर डॉक्टर होगा, उसके ऊपर एक नोटिस डाला जाएगा, उसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल लेकिन वो सीनियर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो वहाँ का हेड होगा, इंचार्ज होगा। लेकिन क्या होगा, इसके बोर्ड बनाना मतलब यही यही कहना चाह रहा हूँ, हर फील्ड में है। अगर कोई कॉर्पोरेट में कोई चीज गड़बड़ी होती है, तो उसका सीईओ या फिर उसका जो डायरेक्टर होता है, जनरली बहुत रेयर ऐसा होता है जो बहुत बुरा फंस गया, बहुत सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ नहीं है, तो वो किसी गड़बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अदरवाइज कोई उन्हीं में कोई वर्कर होगा, कोई रिलेटिवली जो उसकी कम पोजीशन होगी, जो जिसको कंप्रोमाइज करना आसान होगा, जिसको मजबूर करना आसान होगा, उसके नाम का पर्चा कटेगा। तो ये चीज होती है, और ये बहुत रिलेटिव आज हर फील्ड में हर जगह है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, यहाँ आए हुए हैं। तो इस टाइम पे ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैंने उसको उस टाइप का कुछ किया था। तो आज Sir, I have one question to you. That are you satisfied with your life? क्योंकि आज हमारे पास तो सब कुछ है, means name, fame, everything we have, but still people are not satisfied with their life. Means still they want something more. Just today there is a one person, today they buy the car, so they, another day they want to buy one other things. So just sir, what's your, just you are the doctor. Are you satisfied with your life? Just don't you want anything else in your life? मेरे जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ के, वो तो ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूँ कि मैं मुबारकपुर में आके यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज हैं मैं अच्छे से दे पाऊँ, और यहाँ के लोगों के बीच में रह के मैं यहाँ के जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हों मैं उसको ट्रीट करूँ। तो अल्टीमेटली मैं वही कर रहा हूँ अगेन। अभी तो मुझे वो सब चीज़ करना है ना? अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी को अपनी यहाँ पे, ठीक है? तो उस टाइम की अभी तो वो चीज़ बिजी नहीं है, वो चीज़ अभी करना है। तो हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, मैं ये नहीं मानता। और मैं ये भी नहीं कहता, फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत अपने आप को सक्सेसफुल देखता हूँ। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि मैं करंट में जीता हूँ। हाँ, मैं अभी तक की अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, और हाँ, मेरे होता है ना, कहते हैं डेली स्टेप्स लेना होता है, तो मैं अपना अगला स्टेप्स ले रहा हूँ, ताकि मैं जो मेरे जो एक बड़ी पिक्चर है, बड़े ड्रीम्स हैं, उसको रियलाइज करने के लिए मैं अभी उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हुआ है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर अभी तक आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रीट भी किए होंगे, लगभग बहुत सालों का आपका एक्सपीरियंस भी है। सो सर आपने उनमें सबसे ज्यादा क्या चीज नोटिस की कि पेरेंट्स में कमी है, कि जिसकी वजह से बच्चों को इतनी सारी डिजीज का सामना करना पड़ रहा है? क्या आखिर कमी आती है पेरेंटिंग में, कहीं पे कमी आती है, या फिर सर्विंग में कहीं कमी आती है, फूडिंग में कहीं कमी आती है, कहाँ पे आखिर लैकनेस आती है दैट अ चाइल्ड बिकम द चाइल्ड डिजीज्ड, बच्चे को डिजीज हो जाती है तरह तरह की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डिजीज को कंट्रोल करना पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। बिल्कुल सर। है ना? आप जैसे जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम एवरी सेकंड जो ब्रीथ
इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर ले रहे हैं और निकाल रहे हैं हाँ, ऑफ कोर्स सर। विद एयर। ठीक, हमारे स्किन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, लेकिन वो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम इम्यून हैं उस चीज को। लेकिन कभी न कभी तो ऐसा होगा कि वो उसके कुछ उनकी अमाउंट बढ़ेगा, वो बैरियर को ब्रीच कर लेंगे और डिजीज होगी। तो बच्चों में थोड़ी सी ये कम होती है तो उनमें ज्यादा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते या पेरेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मैं पेरेंटिंग पे जरूर कुछ बात करना चाहूंगा कि पेरेंटिंग में सबसे पहले चीज एजुकेशन की करनी है। एजुकेशन इन द सेंस कि जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं जो बहुत ही लो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं होता है कि बच्चों को फीड कैसे कराना है। ये बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल सर। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, अपने घरों में देखता हूँ, तो कई बार ये लगता है कि चलो एनी हाउ हम बड़े हो गए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एजुकेशन, उनको पता नहीं है कि बच्चे को, एक तो ये होता है ना कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, लेकिन बॉटल फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉटल फीडिंग कितनी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें आप कोई भी पानी उसमें डाल के, पाउडर भी बाहर से बन के आ रहा है, पानी भी आप टैप से ले रहे हैं, है ना, कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं है, और उसके बाद जो बॉटल में रीयूज किया जा रहा है अगेन, तो क्या होगा, वो लेगा बच्चा तो क्या ही होगा, अगेन वो डिजीज उसके पास आएगी। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फीड कराना है तो किस तरीके से प्रॉपर फीडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए वो नहीं पता होता है, अगेन वो डिजीज होने का जी बिल्कुल सर। हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है ना। हाँ। उनको बच्चों के सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अपने खुद के जो सारी चीजें होती हैं, क्लीनिनेस, ये सब के बारे में तो उसके बारे में पता ही नहीं है ज्यादा, तो ये सब चीजें तो होती ही हैं। और दूसरी बात ये है कि पेरेंटिंग का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ज्यादा आजकल नॉट डिस्टर्ब इन द सेंस कि कुछ भी खिला देना बच्चे को, ये बहुत करता है। और बच्चों को हम कहीं ना कहीं पेरेंटिंग करते वक्त ये सब चीजें भी बहुत हमारे लिए स्ट्रगल बन चुकी हैं कि मोबाइल का यूज करना, है ना, बच्चा को खिला रहे हैं तो उसको मोबाइल दिखा कर खिला रहे हैं, अदरवाइज वो खा ही नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो उसके अलावा मतलब इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कम्युनिकेट करती हैं एक पैटर्न को, जो बच्चे को या तो वो फिजिकली वो फिट नहीं रह पाएगा, या तो अगेन मोबाइल ज्यादा यूज करेगा, वो देखेगा तो वो मेंटली फिट नहीं रह पाएगा। और हमारी जो हेल्थ होती है ना, वो दोनों तरीके से डिफाइन होती है। हम अगर बहुत अच्छा कुछ कर लें और अगर हम अंदर से हम खुश न रह पाए तो वो भी हमारे लिए, मैं नहीं समझता कि अगेन वो उसने कुछ हासिल किया है, क्योंकि उसको तो लाइफ से पीस नहीं है। तो अगर वो बच्चा उस पैटर्न पे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, जहाँ उसकी पेरेंटिंग पूरी तरीके से कम्प्रोमाइज है, तो वो आगे चल के परेशान होगा। और इस तरीके की बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा बच्चे आजकल जूझ रहे हैं, और वो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं। बिल्कुल सर। अटेंशन के बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं छोटी छोटी बातों से, बहुत इरिटेबल बच्चे होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं, इस तरीके की चीजें आजकल थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अगेन पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, जिनको समझ पाना, उनको समझाना, वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हाँ, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी विश कर रहे हैं कि आप जैसे डॉक्टर जरूर हमारे मुबारकपुर में भी आए, और आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो विश है, वो जल्दी अल्लाह करे कामयाब हो जाए, ताकि हम आप जैसे डॉक्टर को फेस कर पाए, ताकि हमारे जो यंगर है, हमसे जो भी लोग हैं, वो एटलीस्ट अच्छे से, अगर वो बीमार पड़े तो एक्सप्लेनेशन भी मिले, मतलब उनके पेरेंट्स को कि अच्छे से फीडिंग वगैरह कराएं। सो होप सो कि बच्चे भी अच्छे रहेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, फिर मैं ऑडियंस को भी मौका देना चाहूंगी अगर आप इजाजत करेंगे तो। सो आप क्या सर एक लिटरली बात बताइएगा, क्या हमें डॉक्टर बनना चाहिए, आपने जो अभी तक फेस किया है? मतलब सर मैं जेन्युइन आंसर चाहती हूँ इस चीज का, एकदम जेन्युइन, कि हमें क्या बनना चाहिए डॉक्टर। मैं बहुत फ्रैंक आंसर देता हूँ इस चीज का। पहले कुछ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आप रेडी हैं 36 घंटे की ड्यूटी करने के लिए एक स्ट्रेच में, मतलब खाना पीना तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ होगा, लेकिन वो अपने टाइम पे नहीं हो पाएगा जब आप उस तरीके की ड्यूटी कर रहे होंगे। तो और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर की लाइफ कैसे गुजरती है। आप सपोज आप अपना कुछ सेटअप चला रहे हैं, आपको जाना है कहीं, तो आप बहुत कई बार ऐसा होता है आप जा नहीं पाते हैं ना। आप जो लीव लेने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, तो आप 3 महीने के लिए 5 महीने के लिए सिक लीव सर उसमें भी तो नहीं मिलती है लीव। मिल जाती है।
आपको सैटरडे टू संडे ऑफ तो मिलता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ वो तो मिल यहाँ जाता पर है। तो कोई ऑफ नहीं जी है बिल्कुल। ना। तो आपको ये चीज अगर आप कर पा रहे हैं, उसके बाद आप अगर 24 घंटे आपको अवेलेबल रख पा रहे हैं, है ना, आप अपनी नींद को खराब करके क्या आप उसी उसी मतलब कम उतना ही कंपैशनेट होके देख पा रहे हैं जैसा कि आप मॉर्निंग में देख पाते हैं, है ना। आप इरिटेट नहीं हो पा, अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, करना पड़ेगा उसकी मतलब। चक्कर ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है इस फील्ड में जाना। जाने के बाद उसको स्टडी करना, स्टडी करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन में जाना और उसके बाद आपको सस्टेन रख पाना। मतलब हर कदम इम्तिहान आपका लंबे बिल्कुल टाइम तक सर। चलता रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नीट की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करने में आपको जितने भी साल लगे, 1 साल 2 साल लगा, बहुत ज्यादा टाइम इसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग का लग जाता है, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैपिंग होनी चाहिए कि आपको 2-3 जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाहिए कि जैसे IIT में है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड ये है। और उसके बाद आप MBBS में 5.5 साल लगाते हैं। उसके बाद आप अगर पीजी कर रहे हैं, अगर आप पीजी में 3 साल लगाते हैं, उसके लिए भी अगेन 19 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, MBBS में 19 हाँ सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ फिर आपको वो पढ़ना है। फिर आप पीजी करने के बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना तो 3 साल वहाँ भी आपको जाना है। जी तो बिल्कुल आप सर। साल गिनते रहिए, बीच-बीच में 1-2 साल का गैप होता रहेगा। हाँ। मतलब आप तो आपकी उम्र कितनी हो गई है? आप यकीन मानो कि अगर जो मेरे साथ जिन लोगों ने मैं यही कह रहा हूँ कि मैं गलत जगह हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी खुश हूँ, जो भी अच्छा है। लेकिन जो मेरे काउंटर पार्ट जो मेरे साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो 2016-2015 से जॉब कर रहे हैं ना, वो कोई अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जर्नी है। लेकिन एक होता है ना सेंस ऑफ सेटलमेंट कब होगा, हाँ। ये बहुत आपको परेशान करेगा। तो ये सब चीजें इतना कुछ अगर आप सोच पा रहे हैं कि हाँ इतनी लंबी जर्नी है मेरी, इतने ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यस आई बिलोंग्स टू दिस फील्ड, कि आपको होने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए तो आप इज्जत पा ही जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। होने के लिए बहुत कुछ होगा। ये जो जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, कॉस्ट ऑफ आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ उसमें आएगा। आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, उसको भी आपको उसको लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बने। मेरा ये फ्रैंक आंसर है। अगर आप क्या इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बने। हाँ, एक चीज है कि जो लोग बहुत ये बात कहते हैं कि समाज की सेवा करना किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें आप थोड़ा ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और इस चीज को मैं फील कर पाता हूँ कि मैं कोई भी चलते फिरते पूछ लेता है, मैं तो बता सकता हूँ ना। मेरे जितने जानने वाले उनको डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना पड़ रहा है मेरी वजह से, तो मैं उसमें मुझे अच्छा फील होता है। अगर ऐसा आपको फील करना है तो बिल्कुल आप दैट्स वेरी नाइस आंसर सर। और सही है, हमें दृश्य पूरा दिख गया, पूरा फ्यूचर दिख गया कि हमें जाना चाहिए या नहीं आपके स्टेटमेंट से। और मैं आपकी जो बात बीच में थी जो उसके थ्रू मुझे सर की ही लाइन वो याद आ रही है कि इफ यू वांट टू बी समथिंग दैट्स वेरी मच इजी, बहुत ही इजी है कुछ भी बन जाना, बट टू रिमेन एज दैट सेम पर्सनालिटी इट इज रियली वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। सो आप अभी तक उसी पर्सनालिटी में है, दैट्स वेरी नाइस। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया जिससे हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू गिव द चांस टू द ऑडियंस आल्सो कि ऑडियंस प्लीज क्वेश्चन करें। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सर बहुत दूर से हमारे लिए आए हैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके। सो इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? Okay, all right. Sir, as we know, NEET 2025 exam will be held on 5th May. So, if you are saying so, we have only 6 months for preparing. And now, अगर कोई स्टूडेंट इस समय अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करे? बिकॉज बैकलॉग तो बहुत हो गया है 6 मंथ का। अगेन आपको क्लियर होना होगा। आपने तो टारगेट सेट किए हैं कि आपको कितने मार्क्स अचीव करने हैं, आपको किस तरह से करना है, आगे की बात है। यस। तो आप जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उस टाइम आपको टाइम पीरियड बनाने पड़ेंगे 2 महीने के या 3 मंथ के, जैसे भी करके उसमें बस में आपको तब ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको ध्यान रखना होगा। और सिलेबस अगर आपको सबको 3 महीने में कंप्लीट करना है तो इसमें बहुत अच्छी और इसकी अच्छी होने का मतलब कि आप जो टाइम लोड करना चाह रहे हैं प्रोसेस करने का कोई अगर यही आपके पास 12 महीने होते तो आप शायद थोड़ी कम टाइम लोड करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम कम है तो आपको एकदम बहुत क्लियरली आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है
और उसके लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है और उसको आप खुद के एक दो दिन तीन चार अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस स्पीड से इतनी मेहनत करके मैं अपना ये सपोर्ट कर पाऊंगा या ये कर पाऊंगा या कंप्लीट कर पाऊंगा तो आपको इस नजरिए से आपको चलना पड़ेगा और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ जो आप पढ़ रहे हैं ना इसको हम साथ में डिफाइन करना है जैसे कि आपने एक में कुछ पढ़ा है तो तीन में जो पढ़ा उसको रात में रिवाइज करना सबसे होता है और आपने जो लास्ट वीक में पढ़ा है उसको वीकेंड में रिवाइज करना ये बहुत जरूरी चीज है अगर रिवीजन के आप वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे पर्सनल लाइफ की और मैंने कब रिवीजन किया था कब नहीं किया था तो इसलिए बता रहा हूँ इसलिए लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं क्योंकि आप जब जिस टाइम में पढ़ रहे हो ना उससे आपको सब समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि हमें आदत हो गई है ना उधर पैसिव लर्निंग की यही तो गंदी बात है आपको सब समझ में आएगा क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है ना आपको एक्टिव लर्निंग क्या होती है आप खुद से जब चीजों को किताब में घुसते हो आप पढ़ते हो वो ज्यादा देर तक आपको रहता है क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है उस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने में लेकिन जब आप पैसिव लर्निंग ले रहे हैं तो आप बिगर रिवीजन का सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे तीसरे से चौथे दिन आपको कोई वही चीज पूछ देगा तो आप सोचेंगे कि यार उसने क्या बताया आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस चीज को रिकॉल करने के लिए इसलिए रिवीजन मल्टीपल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है तो आप सिलेबस कंप्लीट टाइम पे करें और रिवीजन थैंक यू सो मच सर। हमें तो एक्टिव और पैसिव सिर्फ ग्रामर में ही पढ़ा था, आज पता लगा और एक्टिव और पैसिव नॉर्मल स्टडी में भी आ सकता है। Is there anyone who wants to ask a question? Okay. First of all, good evening, sir. Sir, as like it happens with us that हम पढ़ते तो है बट ये नहीं पता लगता कि पढ़ते क्या है। हम चैप्टर 3 बार पढ़ते हैं 4 बार पढ़ते हैं बट स्टिल हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। So sir, what is your opinion on this? हम हमारी डिजायर जो है पैसे में हम चाहते हैं कि हमको वहाँ पहुँचना है लेकिन इसका इंटेलेक्ट हमारे पास नहीं है हम सोच नहीं पा रहे हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो तो हाइट हो रही है अगर आप अपने टारगेट को देखें आप समझ पा रहे हैं कि इस टारगेट किस कॉस्ट पे हमें मिलेगा है ना हमें कोई चीज जो हमने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम है ना कि जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी जब आप उसको उस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे आप Good evening, sir. Sir, as it is considered that अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो पहले ये सोचता है इट इज माई सर्विस ये मेरी सर्विस है लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा बिजनेस हो गया है तो सर आपको क्या लगता है कि हाँ सच में ऐसा होता है जैसे बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है ना तो तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे प्रोफेसर थे वो सबसे एक सवाल पूछ रहे थे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर था कि ये ना उस 80% स्टूडेंट्स ओके वो ये बोल रहे थे बाकी 15-20% बच्चे बोल रहे थे कि मेरे फादर चाहते थे तो मैं इंजीनियर लेकिन मैंने सबसे तो नहीं पूछा लेकिन मैं अपने जो मेरे बैचमेट थे वो जब एमबीबीएस पास कर लिए और जब उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में ब्रांच चूज करना होता है ना एमबीबीएस के बाद आपको फिजिशियन बनना है आपको बनना है सर्जन बनना है गायनो बनना है तब उस टाइम पे अगर जो हमारा डिस्कशन होता है अपने कलीग से अपने सीनियर से जूनियर से उस टाइम पे सबसे जो क्या फैक्टर होता है ना तो सबसे ज्यादा फैक्टर होता है उस ब्रांच चूज करने का कि किस ब्रांच में कितनी कैपेसिटी है कैसे कमानी है वो 80% के लोग कल वाले थे जो मेडिकल सर्च करने वाले थे उनकी कुछ लोग ऐसे रहते हैं इस बात की लेकिन वो जो दुनिया को दे रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं हर चीज पैसे से हो गया ना आजकल जी बिल्कुल सर सही बात है लेकिन जो है बच्चे 5-5.5 साल
उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ तो ऐसा गड़बड़ है कि जो ट्रेनिंग में करनी है उसके बाद उस ब्रांड को ढूंढने लगते हैं जिसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत कंसर्न की बात है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली मेहनत करने के बाद मतलब एक ह्यूमन बीइंग और जो आज समाज चल रहा है, जो हमारा माशरा है ना, वो उसके हिसाब से कोई एक नजर आता है 100 में से जो अलग होता है, बाकी सब लोग उसी के साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। पैसे कमाना ये हमारे समाज ने बना रखा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो गाड़ी से चल रहा है ना, हम अपने समाज में देखते हैं। हम आईफोन की बात क्यों करते हैं? ऑब्वियसली हम उसका प्राइस टैग दे रहे हैं। हम ब्रांड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने पैसे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो जो डॉक्टर है उसका जो पर्पस होगा धीरे-धीरे वो सारी ह्यूमैनिटी से क्या होगा? धीरे-धीरे क्या होगा? वो आएगा कहेगा ठीक है अपनी जगह पैसे लगेगा। सबसे पहले मैं कार खरीदूंगा, सबसे पहले आईफोन खरीदूंगा, उसके बाद ही बेचूंगा। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली ये लाइन नहीं है सबके पास, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें होती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना प्रीसियस समय हम लोगों को दिया, सो उसके लिए फिर से पूरे फ्यूचर ग्रुप फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और अपनी बहुत सारी बातों से शायद हमने ज्यादा क्वेश्चन भी कर दिए हो। जी बिल्कुल सर, बताइए बताइए सर। हम लोग जैसे अभी बहुत सारी बात हुई थी, जैसे यहाँ पे हम लोग शायद प्रोग्राम का नाम सक्सेस मिरर है सर। तो सक्सेस के बारे में बहुत यहाँ पे बात हुई, जैसे बार बार रेफरेंस दिया गया कि शायद मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ या XYZ कोई भी आता है यहाँ पे ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा जो उसको एज ए गेस्ट यहाँ बुलाया जाता होगा और उनसे बातें की जाती होंगी। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी भी होता है, जब भी हम स्टूडेंट्स थे और हैं अभी भी, तो हम अपने सीनियर्स को जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और वो अच्छी चीज है, एक प्रोसेस है और ये होना चाहिए हमेशा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज जो हमारा मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी ने जो सक्सेस के पैरामीटर सेट किए हैं, प्लीज 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 आप उस तरीके से मत सोचिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, शायद आप लोगों को कुछ बात समझ में आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से जरूर ये कहूंगा कि आप उस तरीके से मत सोचिए कि कौन पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये सर भी बताते होंगे, आपको सब कुछ बताता होगा। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। इंसान जो हम इंसान हैं, है ना। जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो किंगडम एनिमेलिया में ही जो है ह्यूमन भी आता है। कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, इसमें 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है ये। तो हमें एनिमल के साथ रखा गया है, लेकिन वहां भी हायरार्की जो है ह्यूमन की, होमोसेपियंस जो है वो कहाँ पे है? एकदम लास्ट में उसको मतलब मोस्ट एडवांस स्पीसीज मानी जाती है कि नहीं? ये सब लोग जानते हैं। बाकी उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं ना, सारे जानवर हैं उसमें, बिल्ली घोड़ा जो भी सब कुछ है, XYZ, नाम लेने से क्या ही मतलब है। तो एक वो भी जिंदगी जीते हैं, एक हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने क्यों बनाया ये हमें सोचने की जरूरत है। और सक्सेस का पैमाना उसी से डिसाइड होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, हम लोग कई लेवल पे जीते हैं, है ना। हमारी जो नीड होती है, नीड के लेवल पे जीते हैं। सपोज मैं डॉक्टर बन गया, मेरी जो नीड होगी, खाना पीना, है ना, गाड़ी होगी, जो भी होगा, मेरे बच्चे की जो नीड होगी, मेरी बीवी की जो नीड होगी, मैं उसको पूरा करूंगा, मर जाऊंगा। सबको मरना है एक दिन, डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ, सबको पता है। उसके बाद लोग कुछ कहेंगे कि यार ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी था, हो सकता है वो उसका पैरामीटर हो, किसी और का पैरामीटर बिल्कुल अलग हो सकता है। ये उसने क्या ही दिया, बस बच्चे ही तो बड़े कर दिए, उसको भी डॉक्टर बना दे, ये भी डॉक्टर बन गया। और अगर मैंने पूरी जिंदगी अगर किसी के काम ना आया हूँ, मैं एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करके पूरी जिंदगी ऐसे ही पैसे बनाते बनाते बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया और मैं मर गया, लेकिन मैंने किसी की जिंदगी में अगर कोई बदलाव नहीं लाया, तो हो सकता है वो दूसरा वाला कहे कि यार उससे क्या ही, हमारे समाज को क्या फर्क, क्या मिला उस बंदे से? वो मेहनत किया, वो पढ़ा, पैसे बनाया, चला गया, मतलब वो अपनी नीड पूरी करके चला गया। जानवर कैसे जीते हैं सब लोग जानते हैं, जानवर अपनी नीड के लेवल पे जीते हैं, है ना। मतलब कोई भी जानवर है, उसकी क्या जरूरत है? खाना है, वही तो, वो पेट भरता है, वो सोता है, फिर अगेन बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, वो आगे बढ़ रही है, वो उसकी नीड है। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क हुआ? अगर हमारी नीड और हमारी डिजायर वहीं तक लिमिट है तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो हम इंसान जो हैं,
अवामुन्नास का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। हम इसलिए आए हैं इस दुनिया में कि हमें हमारे वजूद से, हमारी जिंदगी से किसी और पे फर्क पड़े, किसी और का भला हो। आप लीडर बने जिंदगी में। आप एवरी स्टूडेंट इज अ पोटेंशियल फ्यूचर लीडर, ये मैं हमेशा कहता हूँ और बिल्कुल सही बात है। आप हर कोई कर सकते हो, आप जिस फील्ड में भी जाओ। अगर आप कोई भी, आपकी जिंदगी का कोई भी मटेरियलिस्टिक टारगेट होना बुरी बात नहीं है ना। आपको पोर्शे कार खरीदनी है, कोई बुरी बात नहीं है भाई। आप उतना आपने मेहनत किया है, जिंदगी में स्ट्रगल किया है, अगर आप उस चीज को आप अपने घर के बाहर खड़ी कर पा रहे हो तो यस, वो एक अचीवमेंट है। लेकिन आपकी जिंदगी के कामयाब होने की दलील नहीं हो सकती हो। इसलिए आप अपनी कामयाबी उसको मानो जब आपके साथ वो रहते हुए आप 10 लोगों की जिंदगी में बदलाव ले आ पाओ, तभी तो आप कामयाब हो। नहीं तो वो चीजें वहीं रह जाएंगी। जानवर भी जी रहा है, वो भी अपनी नीड पूरी कर रहा है, वो भी अपनी डिजायर पूरी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। इसलिए आपके जो टारगेट, जो बड़े टारगेट आपकी लाइफ के हैं, उसको अचीव करने के दौरान जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से किसी न किसी इंसान को फायदा होना चाहिए, है ना। आप टीचर बने हैं तो आप किसी की जिंदगी में बदलाव लाएं, आप लॉयर बने हैं तो किसी की जिंदगी में बदलाव लाएं, एक डॉक्टर बने हैं, मैं तो बहुत रिलेट कर पाता हूँ। तो शायद कोई बीमार है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसको मैं ये बता पा रहा हूँ यार ये दवा फला फला ले लो, या कोई बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं XYZ कोई गरीब हो ना, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर किसी को इंस्पायर कर पा रहे हो किसी भी वे में तो ही आप सक्सेसफुल हो। मैं इस तरीके से सोचता हूँ, और यही इसीलिए मैं अभी बार बार कह रहा था कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल कब देखूंगा, ये तो शायद मेरे मरने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कितना सक्सेसफुल था। अगर मेरे मरने पर लोग यही कह दिए कि इसने क्या किया है, ये डॉक्टर बना, बच्चों को पढ़ा लिखा के चला गया, उसने क्या बदलाव लिया, तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगेन एक कोशिश है प्रोसेस को फॉलो करते करते कि शायद कभी वहां तक पहुंचे। तो बहुत अच्छा लगा। और एक दो लाइन मैं कहूँगा उर्दू की कि अपने टारगेट्स के लिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, फोकस्ड होके, कि जुस्तजू शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए, मैं जहां आज न पहुंचूं वहां कल जाऊंगा। तो आप कभी न कभी अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे, कोशिश अच्छे से करते रहें और इन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यही मेरा कहना है आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत सारी बातें हुई। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कभी बैठ के बात करने का, और फ्यूचर ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अच्छे इंटरेक्शन में मैं आपके साथ रहा और आपने मेरा साथ। टाइम ज्यादा भी हो रहा है तो थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं हम। अच्छा, सर के पास पूरा टाइम है सर हमारे लिए आज तो। आज का ये प्रोग्राम वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी जो मुबारकपुर के लिए एक ऐसे इंसान, एक ऐसे स्टूडेंट जो पहले थे, जिन्होंने अपना घर छोड़ करके बाहर स्टडी के लिए आगे प्रोसीड किए और अपनी लाइफ में आज बहुत सारी चीजें की हैं। सिर्फ ना ही एक डॉक्टर बल्कि एक अच्छे टीचर्स और एक जूरी मेंबर भी रह चुके हैं। सो प्लीज गिव अ थंडर क्लैप इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर साहिब आजम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। और प्रोग्राम को अंतिम छोर तक पहुंचाते हुए now I would request to the director and founder of Future Group सर सिराज अहमद सिद्दीकी सर का कि वो प्लीज आए और इस प्रोग्राम को उसकी मंजिल तक पहुंचाएं, और जो नाम है सक्सेस मिरर, और इसको सक्सेस तक पहुंचाएं। सो प्लीज वेलकम। सो आज के हमारे सक्सेस मिरर के जानी मानी हस्ती, और शायद ये वो हस्ती है जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और पिछले कई सालों से, ठीक है, और मुझे बड़ा गर्व होता है। वैसे मैं कहूँ कि गर्व जब इंतहा पार कर लेता है तो वो घमंड का रूप ले लेता है। तो मुझे लगता है कि आज सर का साथ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि सर आप मेरे से रिश्ता रखते हैं, तो ये वर्ड भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि सर से रिश्ता होते हुए गर्व तो बाद में लोगों को होगा, पर मैं घमंड की इंतहा तक पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमारे बच्चों को बहुत सारा वक्त दिया और बहुत सारी बातें, क्योंकि एक लाइफ का सिनेरियो, हम किताबों से बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिंदगी में अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई लाइफ सिनेरियो होता है, एक रोल मॉडल होता है, कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हमारे सामने, हमारे ही बीच से उठ करके कहते हैं कि फर्श से अर्श तक जो सफर वो तय करता है, अपने आप में वाकई वो बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और अकेले कामयाब होना तो कोई भी हो सकता है,
है ना। सर ने अपनी बातों में एक लाइन बोली थी कि अकेले तो कोई खुद भी कामयाब हो सकता है, कोई भी कहीं भी कामयाब हो सकता है, हम इंसान हैं, मैनकाइंड है, और इंसान का सबसे पहला जो फर्ज बनता है कि खुद तो कामयाब हो, साथ साथ दूसरों को भी सही रास्ता दिखाए। ये बहुत जरूरी चीज है। आप पैसे कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो, रुतबा कमा सकते हो, दुनिया में बहुत सारे सोर्स है जहां से आप अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, पर शर्त यह है कि आप अपने साथ कितनों को लेके चल रहे हो। ये लाइन उस शायर ने बस यूं ही नहीं लिखी थी, उसने कहा था कि मैं तो यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, पर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि आप कारवां बनाए, वरना अकेले सफर में निकलिए और भटकते रहिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खैर, और अब यहाँ पे जिम्मेदारी है ऑनर की, सर को सम्मान देने की, क्योंकि आज के इस लम्हे को, वैसे तो सर के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि यादों पर यादें, यादों पर यादें, लगता है कि पूरी एक बायोपिक बन सकती है, इतनी यादें हो चुकी हैं। वेल, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को भी पूरा किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो सर का आज रुतबा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम सब जब अपने से किसी सीनियर को देखते हैं, अपने से किसी सुपीरियर को देखते हैं, अपने से ज्यादा किसी ताकतवर सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, तो हम एक जुमला हमारे जहन में जरूर आता है, और वो ये आता है कि इनकी तो जिंदगी की बात ही अलग है, इनको करना ही क्या है ना, सब तो सेट है, सब कुछ बेहतर है, अरे कुछ क्या है टेंशन इन लोगों को, गाड़ी है, बंगला है, डॉक्टर बन गए, या कुछ भी, कोई भी पेशा हो, मैं डॉक्टर को यहाँ पे इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जिनको देख करके हमारे मन में इस तरह के ख्यालात आते होंगे, लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी। वो एक शायर ने कहा था कि हमसे पूछो कि ये रुतबा कितना लहू मांगता है, हमसे पूछो। अब इस लहू को आप मेहनत में भी ला सकते हैं, वक्त में भी ला सकते हैं, कि हमसे पूछो कि ये रुतबा कितना लहू मांगता है, हमसे पूछो कि ये रुतबा कितना लहू मांगता है, और उनको हमारा धंधा बड़ा आराम का लगता है, उनको हमारा धंधा बड़ा आराम का लगता है। मतलब इस तरीके की चीजें हम अक्सर सामने वाले को देख करके यही कहते हैं कि बड़ा आसान है, बड़ी चीजें हैं, बट इंसान जहां से होता है ना, वहां से कितनी सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, कितना सब कुछ झेलना पड़ता है, आप यकीन नहीं कर सकते उस चीज को। वेल, तो चलिए आइए, मैं सर को आज की मेमोरी के लिए फ्यूचर ग्रुप का मोमेंटो पेश करना चाहता हूं, सो दैट इट कुड बी द पार्ट ऑफ सर's memory and he could remember. I know that he already remember us time to time. Well, so सर का एक बार तालियों से जोरदार स्वागत, और आज का धन्यवाद भी आपके बिहाफ से। और कहते हैं कि लाख अंधेरा हो जिंदगी में मगर, लाख अंधेरा हो जिंदगी में मगर, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। तो जिंदगी में कितने भी परेशानी क्यों ना हो जाए, आप उधर जाइएगा कि लाख अंधेरा रोकेंगे मेरा रास्ता, लेकिन फिर कई तरह से बदलाव कर सकते हैं शेर व शायरी में। बात को समझ में आना चाहिए कि लाख अंधेरे रोकेंगे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। और मंजिलें लाख मुश्किल हो तो भी क्या, मंजिलें लाख मुश्किल हो तो भी क्या, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। सिंपल सी बात है, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर फॉर द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड वंस अगेन से वन थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। और मैं चूंकि एक चीज लास्ट में एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि रिलेटिव समझ के बोल रहा हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, एक चीज मैंने बहुत फील किया है कि बहुत सारे बच्चे जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर स्टडी वो काफी परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, और वो एंशियस कब उनकी एंजाइटी में बदल जाती है और कब वो एंजाइटी डिप्रेशन में बदल जाता है। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होने के नाते मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जब भी आपको लगे कि आप मेंटल हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज हो रही है, तो आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आप अपने एक मेंटोर बनाएं, कोई भी XYZ, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपका कोई भी जिसने कुछ पास्ट में अचीव किया हो, कोई आपका सीनियर हो सकता है, तो उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखें, उससे बोलना सीखें। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार हम अपने एक्सप्रेशंस जो होते हैं दबे रहते हैं, वो हमारे एंगर और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है, वो फिर अगेन एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। कई बार हम
पढ़ाई करने के दौरान बहुत ज़्यादा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ये मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में। मैं भी, आपको बाहर से दुनिया बहुत अच्छी लगती हो कि किसी ने कोई डॉक्टर बन के भी किया, ऐसी बात बोल सकता है। बिलीव मी, ये चीज़ मुझे एमबीबीएस पूरा करने के बाद फील हुआ। और उस टाइम पे मैं जिस फेज से गुजरा वो बहुत ही खतरनाक होता है। आप शायद ना किसी कोई ना गुजरा हो उस फेज से, जो बहुत लो फील होने लगता है कि यार मुझसे अब कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो इस एक्सट्रीम फीलिंग्स जो हैं, ये सब ये साइंस होते हैं आपके डिप्रेशन के, है ना। आप ओवर थिंक करने लगते हो किसी चीज को, एक सिंपल से टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा चीजों को। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसको वहीं पे दबाना होगा, नहीं तो आप बहुत बहुत सफर करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेंटल हेल्थ, मैं मेंटल हेल्थ ही बोलना चाह रहा था, इसलिए मैं लास्ट में सर से माइक लेकर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात नहीं होती है, लोग परेशान रहते हैं, लोग अपने पीयर से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं। और आजकल की पेरेंटिंग, आजकल के क्या, हमारी पेरेंटिंग में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों से जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे बात करना बंद कर देते हैं, उनको अलग कमरा दे दिया जाता है, वो अलग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम से डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये सब आप अगर आज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप आने वाले अपनी जनरेशन के साथ करिएगा कि आप एक बॉन्ड ऐसा बना के रखें कि जो बच्चा है उसको बाहर कहीं मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बाहर उसको अपनी परेशानियों का हल ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम सबको अपने आप को, पहले तो ये चीज है कि पहचानना जरूरी है कि कोई परेशान हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे बोलना जरूरी लगा, इसलिए मैंने बोला है। तो प्लीज प्लीज आप इसका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वैसे।